देखिए क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 35, उसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 एक आपको होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो बोर्ड पे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, कहाँ पे उनकी मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन को वैसे था जैसे हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, 19 नंबर। Jet Limited is working by employing 50 workers. It is considered the introduction of incentive scheme, और यहाँ पे incentive scheme में या तो हम Halsey scheme यूज करना चाहते हैं या फिर Rowan for increasing the labor productivity to cope up the increased demand for productivity या product by 40%। हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट में जो बढ़ी हुई डिमांड 40% है वो पूरी रिकवर हो सके। It is believed that the proposed incentive scheme could bring about a 20% increase over the present earning of the worker. It could act as sufficient incentive for them to produce more। और यहाँ पे जो Jet Limited है जिनके यहाँ पे 50 वर्कर काम कर रहे हैं वो 50 वर्कर्स के लिए क्या सोच रहे हैं कि हम उनके लिए बोनस प्लान लेके आए ताकि उनकी अर्निंग 20% बढ़ सके और वो हमारे मार्केट में 40% जो डिमांड बच चुकी है उसको पूरा कर सके। इसका मतलब Jet Limited एक ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे मार्केट में जो डिमांड 40% रही है वो पूरी हो सके, साथ में वर्कर को बेनिफिट मिले। उसके लिए वो ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं रोगन में से जिससे उनकी अर्निंग 20% पहले से ज़्यादा जा रही है। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन जैसे 19 था, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, बट मेरा काम है जो आपको होमवर्क दिया तो सॉल्यूशन दिखाऊं। तो जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हो पाया तो सामने सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस 1.97 आवर्स। दिस में भी देखना है टाइम अलाउड, आप इसे टाइम अलाउड मान सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड टाइम अलाउड एक वर्कर का 1 मिनट बनाने में है 1.975 आवर्स। अब 1 घंटे की लेबर कॉस्ट है गारंटी 30 रुपए, एक्चुअल प्रोडक्शन है 6.20। यदि मैं 6.20 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूं किससे 1.975 आवर्स से, तो 6.20 यूनिट को बनाने में कितना समय वर्कर को मिलना चाहिए वो आएगा। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर है 50, हर रोज हमारे यहाँ पे कितने घंटे काम होता है 8 घंटे, और एक महीने में कितने वर्किंग डेज है 24। तो 24 दिन में रोज 8 घंटे यदि 50 वर्कर काम करें तो कितने घंटे काम होगा 9600 आवर्स। ऐसे में टाइम से कितना देगा 2487। अब क्वेश्चन यदि मुझे हाल से टाइम के हिसाब से टोटल वेजेस निकालनी है तो एक्चुअल टाइम टेकन इनटू लेबर रेट पर आवर प्लस टाइम सेव इनटू लेबर रेट पर आवर इनटू 50%, आपका आएगा 3,25,305 रुपीस। सिमिलरली ऐसे रोमन प्लान से आंसर निकालना है तो बेसिक वेजेस तो सेम रहेगी, बोनस निकालते रहें। आपको करना क्या एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स डिवाइडेड बाय क्या करते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। तो रोमन प्लान के हिसाब से टोटल वेजेस वर्कर की कितनी आ रही है 347 258। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर द हाल्से स्कीम एंड रोमन स्कीम। तो हाल्से स्कीम रोमन स्कीम में वेजेस आप निकाल चुके हैं और आपको इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालना है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा एक्चुअल टाइम टेकन से करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आप एक्चुअल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लेबर रेट पर आवर आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लिया करना किसी ने हो गया सबका। देखिए फर्स्ट आंसर आपके सामने टोटल वेजेस आपके पास में आपके व्यक्तिगत में निकाल दिया जिसको एक्चुअल टाइम टेकन से कर दिया आपने डिवाइड। तो फर्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा हाल्से प्लान से लेबर रेट पर आवर 33.89 और रोमन प्लान का आंसर आ जाएगा 36.17। होगा भी सबका। तो टोटल वेजेस को डिवाइड कर दो एक्चुअल टाइम टेकन से तो आपका आ जाएगा इफेक्टिव रेट बराबर। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है कैलकुलेट द सेविंग टू जेट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। तो कंपनी को 1 मिनट बनाने पर कितने रुपए का फायदा होगा यदि वो पेमेंट वर्कर को हाल्से प्लान से करते हैं रोमन से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेबर कॉस्ट 2 निकालनी पड़ेगी पर मिनट में, एक बार स्कीम देने से पहले और एक बार स्कीम देने के बाद। बिफोर स्कीम का मतलब है कि यदि हाल्से प्लान रोमन प्लान इंट्रोड्यूस ना किया होता तो आज एक वर्कर 1 मिनट कितने घंटे में बनाता 1.975 आवर्स में, और 1 घंटे को कितने रुपए से ले रहा था 30 रुपए। इसका हाल्से रोमन प्लान इंट्रोड्यूस करने से पहले हमारा काम कितने रुपए में होता था 59.25 में। लेकिन जैसे हमने हाल्से रोमन प्लान इंट्रोड्यूस किया ऐसे में हमारी जो लेबर कॉस्ट है 3 बच्चे 305 वो कितने मिनट की आई 6.20। तो 6.20 से डिवाइड करने पर हाल्से प्लान के अंदर 1 मिनट जो 59.25 में बनती थी पहले वो कितने में बनने लगी 53.15। इसका मतलब कंपनी को जो लेबर कॉस्ट 59.25 देनी पड़ती थी अब तक उसी काम को करवाने के लिए हाल्से प्लान से वो काम कितने में होने लगा 53.15 में। तो कहीं ना कहीं 6 रुपए 10 पैसे आपकी कॉस्ट होगी पहले से कम, और जितनी कॉस्ट आपकी कम होने लग जाती है वो आपके लिए क्या बन जाती है सेविंग, मतलब प्रॉफिट होगा आपके लिए। एक उसी तरीके से रोमन
प्लान में भी जिस काम को करने में पहले 59.25 करते थे, अब यदि प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया है रोहन, वहां पे वो काम 347.58 में हो रहा है। और कितनी मिनट बन रही थी? 6120। तो एक मिनट बनाने की लेबर कॉस्ट रोहन प्लान के हिसाब से 56.74 आ गई, जिससे कंपनी को कितना रुपए का फायदा मिलेगा? 2 रुपए पाउंड पैसे का, 2.51। तो 2 रुपए 51 पैसे का फायदा मिलेगा। अभी कह सकते हैं जितने रुपए का फायदा होगा वो आपके लिए है, सही है। और तीसरे पॉइंट में आपसे पूछा कि जेड लिमिटेड को कौन सा प्लान वर्कर के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वर्कर को जो उसमें एश्योरेंस है वो एश्योरेंस पूरी हो सके। वैसे में एश्योरेंस क्या कहता है? अमाउंट या परसेंटेज? उसमें सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा हाल से प्लान से वर्कर को कितनी अर्निंग फालतू हो रही है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो। इसी तरीके से रोमन प्लान से उसको अर्निंग होगी वर्कर को वो कितनी एक्स्ट्रा होगी उसकी परसेंटेज निकालो। जिस प्लान में अर्निंग 20% बढ़ेगी वो प्लान में क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। तो हमने क्या देखा सबसे पहले, यदि हाल से प्लान इंट्रोड्यूस ना किया था बीएस का बिफोर स्कीम, तो वर्कर पहले भी कितने घंटे काम करते थे? 9600। और 1 घंटे का 30 रुपए के हिसाब से वो कितने रुपए कमाते थे? 2,88,000। लेकिन हाल से प्लान से उनकी कमाई कितनी होगी? 3,25,305 रुपए साल उनकी अर्निंग 2,88,000 से 3,25,305 होने पर 37,305 रुपीज बढ़ गई, जो परसेंटेज में कितनी है? 12.95%। इसी तरीके से रोहन प्लान में पहले तो वर्कर अर्निंग करते थे 2,88 थी, अब उनकी होगी 347,258, मतलब पहले से उनकी अर्निंग 59,258 रुपए बढ़ गई, जो परसेंटेज में कितनी है? 20.58। अब कौन सा प्लान कंपनी जो डेवलप है उसके एश्योरेंस को पूरा करे? रोहन प्लान, क्योंकि एश्योरेंस क्या दी थी कंपनी ने कि हम आपके वो प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे जो आपकी प्रेजेंट अर्निंग को 20% कर देगा, बढ़ा देगा। अभी 12.95 है, अभी 20.58 है, बात तो 20% हुई थी, पर पॉइंट आ रहा है कि रोहन में 20 की जगह 20.58 हो गया, तो कोई बात नहीं। हमें क्या देखना है? नियर टू 20% देखना है, जो 20% के पास हो। तो 20% के पास कौन सा है? रोहन प्लान। ये तो 20% से कम है, तो रोहन प्लान शुड बी अडॉप्टेड बाय जेड लिमिटेड टू फुलफिल देयर एश्योरेंस। तो जेड लिमिटेड को अपनी एश्योरेंस को फुलफिल करने के लिए रोहन प्लान करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशन आप ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 90 में कर चुके हैं। तो हम वहाँ पे एम्प्लॉय कौन था? एक सिंगल पर्सन था, मिस्टर ए, और यहाँ पे एक ही जगह कौन आ गया? कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड। तो पहले समझे ठीक है, आपको नई चीज सिखाते हैं आपको, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है? कि दो वर्कर आपकी फैक्ट्री को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद कुछ समय काम करते हैं, बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। तो उसका वर्कर का बिजनेस को ज्वाइन करना और छोड़ के जाने को हम क्या कहते हैं? लेबर टर्नओवर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कितना कम होना नहीं चाहिए? होना भी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि ये लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गया। तो आज वर्कर आपकी कंपनी को ज्वाइन करें, 2-3 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, 1 महीना काम को छोड़ते चले गए, उससे नुकसान क्या होगा? कि उन वर्कर को काम सिखाने में जो आपका खर्चा होता है वो आप रिकवर भी नहीं कर पाए, उससे पहले काम सीखते चले गए, तो आपका पैसे का क्या हुआ? नुकसान। दूसरा, जिन मशीन पर यदि वर्कर जॉब मतलब जो काम छोड़ के नहीं जा रहे होते, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे होते,
एक्सपीरियंस वर्कर काम करते हैं वो प्रोडक्शन क्या करते हैं ज़्यादा। अब अनट्रेन लोगों को उन मशीन पे काम सिखाओगे तो मशीन तो यूज होगी लेकिन प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी ना। आज एक नया बंदा काम सीख मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है वो मशीन पे काम करता है क्योंकि वो उतनी क्वांटिटी बना पाएगा जो वर्कर 3-4 साल से काम करता है उसके मुकाबले नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस है कि नए वर्कर को काम सीखने में टाइम भी लगता है, वो धीरे धीरे हैबिचुअल होता है काम को करने में, वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। तो ऐसे में नए वर्कर के आने से काफी सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान क्या है, प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है। दूसरा वेस्टेज आपकी क्या होती है, ज्यादा होने लगती है क्योंकि नए वर्कर को पता नहीं चलता काम कैसे शुरू करना है कैसे खत्म करना है, वेस्टेज क्या होती है मटेरियल की, ज्यादा समय की भी वेस्टेज ज्यादा होती है। मशीन का जो काम आधे घंटे वाला चाहिए मशीन से वो काम हो सकता है 40 से 45 मिनट में करता हो, तो मशीन का यूज भी करता है वो ज्यादा देर जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी होगी बढ़ेगी ना। यदि किसी क्वेश्चन को कराने में 10 मिनट लगते हैं और मैं क्वेश्चन को 15 मिनट लगाऊंगा तो 5 मिनट इस रूम का यूज भी तो ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लगेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 मिनट का, तो मेरी ओवरहेड कॉस्ट भी बढ़ेगी, मेरा 5 मिनट का टाइम भी ज्यादा लगेगा और मैं 5 मिनट पूछने को लेके जा रहा हूं तो मेरा पेपर भी तो क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। जबकि आमतौर पर क्वेश्चन 10 मिनट में होता और मैं 15 मिनट में कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका यदि वर्कर एक्सपीरियंस है तो उस काम को 10 मिनट में कर देगा, यदि कम एक्सपीरियंस है न्यू वर्कर है तो टाइम करेगा ज्यादा। तो लेबर टर्नओवर होना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए। हमारे जैसे बस का एग्जांपल देते हैं, डीटीसी बस का एग्जांपल देते हैं, नॉर्मल बसेस का एग्जांपल देते हैं, उसमें यदि ड्राइवर की एक बहुत ज्यादा होती है तो उसके नुकसान है कंपनी को, फायदा है ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रांसपोर्ट कंपनी को। 55 साल का बंदा यदि बस को चला रहा है तो आपको क्या लगता है वो ढंग से बस चला पाया होगा, ये डिपेंड करता है कि वो जो बंदा चला रहा है वो उतने राउंड नहीं लगा पाएगा एक दिन में जितना बंदा 20 से 25 साल का बंदा ड्राइवर होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो स्पीड करता है, तो जवान बंदे होते हैं 20 साल 25 साल के ड्राइवर होते हैं वो एक दिन में नंबर ऑफ ट्रिप्स करते हैं ज्यादा क्योंकि बस को तेजी से चलाते हैं। लेकिन 40-50-55 साल का बंदा होगा उसको अपनी फैमिली की बड़ी टेंशन रहती है, थोड़ा सोच के बस चलाता है, कोई बंदा बस के नीचे आ जाएगा, मैं बस एक्सीडेंट हो गया मुझसे मेरी फैमिली का क्या होगा, उसका क्या होता है वो स्पीड करता है स्लो रखता है। तो से ट्रांसपोर्ट कंपनी को नुकसान क्या होगा, एक दिन में यदि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में 20 से 22 साल का जो ड्राइवर है वो 5 चक्कर लगाता है तो 40 से 50 साल के बीच में जो ड्राइवर होगा जिसकी एज होगी वो 5 चक्कर नहीं लगा पाएगा, 4 या 3 चक्कर में खत्म हो जाएगा, खत्म करना थक जाएगा वो। क्योंकि बस के शेयरिंग होते हैं काफी पावरफुल होते हैं जिनको घुमाने में काफी टाइम मतलब मेहनत लगती है। आज की डेट में तो काफी सिंपल हो गया क्योंकि थकान क्या होगी, तो कहने का मतलब क्या होता है, अब सपोज करते हैं आपकी एज यदि आप गाड़ी चलाएं तो ऑब्वियस है ड्राइविंग चलाएंगे क्योंकि आप एक होगा बस बड़े 7 नंबर पे पहुंचते हैं, पर मेरा क्या होगा या फैमिली को तो देखना कल को गाड़ी को कुछ होगा तो बात मुझे कुछ होगा तो मेरी फैमिली का जाएगी, बट आपकी सोच फैमिली की होगी तो मैं आपसे कंपैरिजन करूंगा नहीं, मैं जाने दो पागल है जाने दोस्तों, ये मैं सोच रहा हूं। ऐसे आप अपने मन में सोचेंगे सब देखो मैं रेस में पार्टिसिपेट किया होता है जीतने नहीं था, तो दोनों की सोच क्या अलग अलग है। ठीक उसी तरीके से कंपनी कहती है बहुत ज्यादा एज वाला बंदा अपनी फैक्ट्री में अपने ऑफिस में अपने कोई भी जो मशीन उनकी रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन काफी कम होती है। दूसरा नुकसान क्या, ज्यादा एज वाले बंदे को रखने में नुकसान क्या, उसकी सैलरी 20-22 साल की है तो बंदा उससे बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कई साल से काम कर रहे हैं। आज वो 21-22 साल का 23 साल का बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियस उसकी सैलरी क्या होगी कम होगी, और 30-40-50 साल का होगा उसकी सैलरी लगभग क्या होगी डबल के आसपास होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो कंपनी कहती है एक तो हमारी प्रोडक्शन भी कम हो रही है, एक्सपीरियंस बंदे बंदे को रखे 40-45 साल को 50 साल को, और दूसरा नुकसान क्या है सैलरी का बर्डन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी कम हो रही है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो फायदे भी हैं और हमें नुकसान भी। तो कंपनी कहती है लेबर टर्नओवर होना तो चाहिए लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कंपनी में लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो उसे रोकने का तरीका होना चाहिए कंपनी को, अदरवाइज कंपनी में प्रोडक्शन कम होगी और मार्केट डिमांड को समय पर फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जितने कॉल सेंटर है उसमें देखो वॉकिंग इंटरव्यू चलते रहते हैं, कभी भी जाओ इंटरव्यू देने चले जाओ। इसका मतलब ऐसा क्या है कि वहाँ पे इंटरव्यू चलते रहते हैं क्योंकि लोग 10-15 20 दिन काम करते हैं, काम सीखा दूसरी कंपनी में 2000 फालतू मिलते हैं, चलो दूसरी कंपनी में चलो, दूसरी कंपनी में 2-3 महीने 4 महीने काम किया उससे 7 वाली बिल्डिंग में 1000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो बिल्डिंग तो सेम ही है ना, तो 7 वाली बिल्डिंग 1000 एक्स्ट्रा चलो इसमें चलते हैं बस समझो। तो कंपनी से कोई अटैचमेंट नहीं है, वो कहते हैं 1000 में तो महीना करते हैं तो सेम टाइम पे घर से निकल के इस वाली बिल्डिंग में आओगे 7 वाली बिल्डिंग में 7 वाली बिल्डिंग में जाने के लिए 1000 2000 फालतू मिलते हैं, तो पहली वाली बिल्डिंग में काम करो दूसरी कंपनी में फटाफट ज्वाइन करो, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा वहाँ पे लोग आते रहते लोग जाते रहते, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छी रास्ते में पॉइंट आपके सामने आ रहा है वो है लेबर टर्नओवर, और यदि किसी कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर होती है तो उसका मतलब क्या वहाँ पे आइडियल टाइम इंक्रीज होता है, आइडियल टाइम क्या होगा इंक्रीज होगा, दूसरा प्रोडक्शन क्या होगी डिक्रीज होगी, और हमारा पोटेंशियल वर्किंग आवर्स क्या होंगे इंक्रीज। पोटेंशियल वर्किंग आवर्स का मतलब है यदि वर्कर जॉब छोड़ के ना जाता, वर्कर जॉब छोड़ के ना जाता तो मशीन खाली रहती क्या नहीं, मशीन पे काम चल रहा होता, लेकिन यदि वर्कर अचानक जॉब छोड़ के चला जाए तो उसके बराबर एफिशिएंट वर्कर को ढूंढने में 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन का समय लग सकता है। तो जितने दिन एक एफिशिएंट वर्कर को ढूंढने में समय लगेगा उतनी देर हमारी मशीन जाएगी खाली रहेगी ना। मान लो एक दिन में 8 घंटे मशीन चलती है तो एक वर्कर कितने घंटे काम करता 8 घंटे काम करता, यदि वो वर्कर अचानक जॉब छोड़ के चला जाए और उसी के बराबर एफिशिएंट वर्कर को ढूंढने में मुझे 5 दिन का समय लगे तो मेरी मशीन कितने दिन खाली रहेगी 5 दिन, तो 5 दिन में 8 घंटे के हिसाब से कितने घंटे काम हो सकता था 40 घंटे काम हो सकता था, क्या हो पाया क्यों क्योंकि वर्कर जॉब छोड़ चला गया। यदि हमने वर्कर को जाने ना दिया होता तो 40 घंटे हमारी फैक्ट्री में क्या होता काम होता। तो लेबर टर्नओवर हाई होने का एक नुकसान क्या है कि मशीन खाली रह जाती है एप्रोप्रिएट या जो वर्कर हमें जिस तरीके का चाहिए उसे ढूंढने में जितनी देर लगती है उतनी देर तक हमारी मशीन रहती है खाली रहती है, तो वो टाइम को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल वर्किंग आवर्स। तो फिर आइडियल आवर्स पोटेंशियल वर्किंग आवर्स में क्या डिफरेंस हुआ, आइडियल टाइम वो टाइम है जिसमें नया वर्कर आया बट आने के बाद उसे काम करने में तो समय लगा, जितनी देर खाली बैठा काम सीख रहा था समझ रहा था काम करने का लेकिन सीख रहा था उतनी देर काम तो नहीं हुआ ना। अभी पुराना वर्कर तो काम थोड़ी सीखता है फैक्ट्री में वो सीधा काम करना चालू बस समझो। एक पुराना वर्कर सुबह 8 बजे आया 8 बजे इमीडिएटली करेगा मशीन पे आएगा प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा, ठीक है। नया वर्कर आएगा तो पुराने वर्कर के पास जाएगा पहले ऐसे काम कैसे शुरू करते हैं मशीन कैसे ऑन करते हैं कितना मटेरियल डिपार्टमेंट डालना होता है मशीन की सेटिंग कैसे करते हैं, तो पहले आपसे पूछने आएगा जितनी देर 5-10 मिनट को पूछने में लगेंगे उतनी देर तक मशीन को कोई काम किया होगा क्या वाइड टाइम हो गया काम तो नहीं हुआ। तो उसको आने के बाद यदि समय खराब हुआ तो कहते हैं आइडियल टाइम, और यदि वर्कर आया ही नहीं था कौन सा वर्कर नहीं आता पुराना है ना पुराना तो जाकर जॉब छोड़ के तो जब तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ पुराने वर्कर का तब तक मशीन क्या हो रही खाली। तो जितनी देर पुराने वर्कर के जाने के बाद नए वर्कर के आने में समय लगता है उतनी देर जो मशीन खाली रहेगी उसको कहते हैं पोटेंशियल वर्किंग। अच्छा दोनों में मैंने क्या चीज नोटिस करी, एक चीज कॉमन देखी आइडियल टाइम में काम नहीं हुआ और पोटेंशियल वर्किंग में काम नहीं हुआ, उसमें दोनों वो टाइम में जिसमें काम नहीं हुआ, लेकिन आइडियल टाइम वो टाइम है जिसमें लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ती है क्योंकि वर्कर फैक्ट्री में आ चुका फिर उससे काम नहीं हुआ। पोटेंशियल वर्किंग का फायदा क्या कि आपको उतने घंटे की लेबर कॉस्ट नए वर्कर को देनी ही नहीं पड़ी ना पुराने वर्कर को देनी पड़ी, पुराना तो जा चुका था और नया वर्कर का 5 दिन बाद, तो उसका मतलब 5 दिन वाली मशीन खाली खाली रही, तो मशीन खाली रही क्यों खाली रही वर्कर नहीं था, वर्कर नहीं था तो उतने घंटे की लेबर कॉस्ट देनी पड़ी नहीं, तो कौन सी आज की लेबर कॉस्ट नहीं होती पोटेंशियल वर्किंग आवर्स, तो कौन सी आज की लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ती है आइडियल टाइम। तो उसका मतलब आइडियल टाइम में दो नुकसान हुए प्रोडक्शन नहीं हुआ और लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ी, और पोटेंशियल वर्किंग आवर्स में क्या हुआ एक नुकसान हुआ प्रोडक्शन नहीं हुई, दूसरा फायदा क्या हुआ उतने घंटे की लेबर कॉस्ट आपने पे नहीं बस समझ में। अब एग्जाम में लेबर टर्नओवर से रिलेटेड 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे पूछते हैं कि आपकी फैक्ट्री में कितने % लेबर टर्नओवर चल रहा है। अब लेबर टर्नओवर रेट में एक होता है इन, एक क्या होता है आउट, इनका मतलब होता है वर्कर फैक्ट्री को क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, तो कितने % लोगों ने आपकी फैक्ट्री को ज्वाइन किया, कितने लोग ऐसे आपकी फैक्ट्री को छोड़कर जा रहे हैं, उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज।
उसका ना कितने लोग आए कितने लोग चले गए, पहले तो होगा कितने लोगों ने ज्वाइन किया 1% हो गए, कितने लोग आपके यहाँ से चले गए उसकी परसेंटेज होगी, ठीक है। और फिर हम दोनों का भी कंबाइन कर सकते हैं कितने आए प्लस कितने गए। दूसरा तरीके का क्वेश्चन लेबर टर्नओवर से रिलेटेड एग्जाम में आता है, वो याद है कि यदि किसी कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जितना प्रॉफिट आपका कम होगा तो आपके फायदा नुकसान है, नुकसान है, उसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का नुकसान होना या प्रॉफिट का कम होना। तो यदि कोई चीज आपकी कम हो रही है तो आपके लिए नुकसान है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने थी, कोरोना वायरस का रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी ने कहा आप जॉब छोड़ के जा सकते हैं या फिर आपकी सैलरी 25% करें कम करें। अब आपको दूसरी जगह जॉब मिलती है 1 लाख की, तो आप शिफ्ट करोगे और नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, बस क्या करोगे, जैसा आप सोचो सर। तो ये कहते हैं बहुत कुछ करते हैं ऑलवेज राइट। तो 25% घटा के मन में तुमने उल्टा सीधा सोचा बॉस के लिए, लेकिन उनका कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं, हम बता सकते हैं क्योंकि अभी तो 75,000 रुपए मिल रहे हैं। कल को मैंने 25% घटाने के लिए मैं क्या जॉब से हटा दूं तो कितने का नुकसान होगा, सीधा 1 लाख हो गया। तो जब कहीं पे भी आप जॉब करते हैं थोड़ा पेशेंस रखें, कभी भी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मेरी सैलरी कम मुझे बढ़नी नहीं चाहिए, वक्त के हिसाब से सिचुएशन करनी चाहिए, ठीक। और जैसे कंपनी स्टार्ट होगी वापस कर दी सैलरी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सैलरी वापस कर दी नॉर्मल कर दी। तो बाकी सैलरी की हाई लेवल टर्नओवर है तो उस केस में प्रॉफिट क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो कितने रुपए का प्रॉफिट कम हो गया हाई लेवल टर्नओवर की वजह से, उस नुकसान को कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 1 लाख की सैलरी आपकी 75 रहेगी तो सैलरी आपकी 25,000 रुपए का होगी कम, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया, तो 25,000 रुपए का हो गया डिक्रीज इन सैलरी, या दूसरा नाम कह सकते हैं लॉस ऑफ सैलरी, सैलरी का क्या होगा आपको नुकसान हो गया। ऐसी प्रॉफिट आपका 1 लाख होना था 80,000 रह गया तो कितने रुपए का प्रॉफिट कम हो गया, तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट क्या होगा आपको नुकसान होगा। नुकसान को क्या कह सकते हैं डिक्रीज इन प्रॉफिट या फिर क्या कह सकते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक ही बात, मतलब एक चीज को बोलने के तरीके हैं अलग अलग है। कोई दिक्कत है नोट कर लिया सबने, तो लीजिए फटाफट से। पोटेंशियल वर्किंग आवर्स का मतलब है वो वर्किंग आवर्स जिसमें वर्कर के ना होने की वजह से मशीन करें खाली है। अब वर्कर क्यों नहीं था, वर्कर 1 तारीख को सुबह सुबह हमें फोन कर रहे हैं क्योंकि मैं आज से आपकी कंपनी को छोड़ रहा हूं। मैंने उसको समझाया यार नया वर्कर तो अभी मैंने अपॉइंट नहीं किया, जब तक मैंने अपॉइंट करूंगा तब तक तो काम कर ले, मतलब नहीं दूसरी कंपनी वाले मेरे को रखेंगे नहीं, मैं तो जॉब छोड़ के आप क्या। अब 1 तारीख को हमारे यहाँ से जॉब छोड़ के चला गया वर्कर का नाम है मिस्टर ए। यदि वो वर्कर रोज के 8 घंटे काम करता तो 1 तारीख को कितने घंटे काम करता, 8 घंटे। 2 तारीख को भी मान लीजिए 3 दिन बाद 3 दिन निकल गए, उसका 3 दिन में हमारे कितने घंटे काम नहीं हुआ। 4 तारीख की सुबह हमारे एक न्यू वर्कर आ गया मिस्टर बी, और वो वर्कर बिल्कुल वैसे ही वर्कर था जैसा कौन था ए था। इक्विवेलेंट वर्कर भी ढूंढना पड़ेगा, इक्विवेलेंट का मतलब जितना काम ए के अंदर है उतना काम बी की बजाने, ताकि हमारी प्रोडक्शन पे फ्यूचर में कुछ ना पड़े। अभी 3 दिन काम नहीं हो पाया क्यों, मशीन खराब थी या वर्कर ही अवेलेबल थे, वर्कर अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ए वर्कर अचानक बिना नोटिस के छोड़ दिया, वैसे में नए वर्कर को ढूंढने में लगेगा टाइम लगेगा। अब रास्ते में जाओ तो बड़ी मशीन पे बैठा देंगे, मतलब क्लास में कुछ खाली पड़ी है तो मुझे क्या करना चाहिए, जो रास्ते में जा बच्चों को कम आ बेटा ग्रुप में बैठ इंस्टीट्यूट में बैठ जाओ, तो क्या लगता है आपको सही करूंगा सोचेगा नहीं, समझ में कुछ आने नहीं उसको भी काम में परेशान हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पर्सन है उसको ढूंढने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। चलिए तो 24 घंटे कौन सा टाइम हो गया पोटेंशियल वर्किंग आवर। अब चौथे दिन वर्कर कितने घंटे काम करने होगा, बी वर्कर 8, उसमें से काम को समझने में उसे कितनी देर लगे, ये कौन सा टाइम हो गया आइडियल, ये 24 घंटे क्या हो गया पोटेंशियल, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं मेरी फैक्ट्री में 4 दिन के अंदर 32 घंटे काम हो सकता है, बट उसमें से 24 घंटे काम हो नहीं पाए क्योंकि वर्कर टाइम के अवेलेबल नहीं हो पाया, रिप्लेस नहीं हो पाया, इसके से 24 घंटे पोटेंशियल वर्किंग आवर्स हो गए। और बाकी 8 घंटे के लिए चौथे दिन वर्कर आया था पर उसे काम समझने में कितना टाइम लग गया 1 घंटे, जिसमें से 7 घंटे काम किया 1 घंटे काम नहीं किया, तो काम नहीं किया बाकी टाइम हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि टोटल इन 4 दिनों में टाइम कितना था, इस 32 घंटे में से कितने घंटे के पैसे तो देने नहीं है, 24 के तो देने नहीं है क्योंकि वर्कर नहीं था, तो देने किसके 8 के पैसे देने, और इस 8 घंटे में 1 घंटे काम नहीं हुआ था। मैंने कहा था आपको आइडियल टाइम वो टाइम होता है जिसमें दो नुकसान होते हैं, काम भी नहीं होता और लेबर कॉस्ट भी जाती है। और पोटेंशियल वर्किंग आवर्स में नुकसान कितने ठीक होता है, लेबर नुकसान क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं होता, काम नहीं होता, लेकिन फायदा क्या होता है, लेबर कॉस्ट के पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उतने टाइम में वर्कर आपकी फैक्ट्री में अवेलेबल नहीं था। बस समझना कोई दिक्कत किसी को, एब्नॉर्मल तो कहेंगे काम ही नहीं होने ना। तो पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट इसको एब्नॉर्मल आइडियल टाइम को तब कहते हैं वर्कर फैक्ट्री में आता है वो काम नहीं करता, या तो आई नहीं ना, आइडियल टाइम को एब्नॉर्मल तब कहते हैं। पहला पॉइंट है किसी भी चीज को नॉर्मल आइडियल टाइम पे या एब्नॉर्मल आइडियल टाइम पे, नॉर्मल एब्नॉर्मल किसका नाम रखा आपने आइडियल टाइम, तो पहले वो क्या चीज होनी चाहिए आइडियल टाइम होनी चाहिए ना, यदि वो आइडियल टाइम ही नहीं है तो नॉर्मल नॉर्मल की तो बात खत्म होगी ना। तो पहला पॉइंट है कि 24 घंटे से तो वर्कर फैक्ट्री में था ही नहीं, तो इसका आइडियल टाइम है नहीं, आइडियल टाइम का होता है फैक्ट्री में आने के बाद काम ना हो, आने के बाद काम ना हो, आप फैक्ट्री में आ गए फिर काम ना हो मेरी फैक्ट्री में, तो जितनी देर आप काम नहीं कर पा रहे वो आइडियल टाइम होगा, फिर मैं क्लासिफाई करूंगा कि उसमें से कितना नॉर्मल है कितना एब्नॉर्मल है। लेकिन 24 घंटे तो आइडियल टाइम है ही ना, इसमें तो वर्कर फैक्ट्री में था ही नहीं, पसंद आ गई मैनेजमेंट की गलती। पहला पॉइंट है कि आइडियल टाइम नहीं है ना, आपने मुझसे क्या बोला कि एब्नॉर्मल आइडियल टाइम कह सकते हैं, मैंने नहीं कह सकता क्योंकि आइडियल टाइम नहीं, तो इसको क्या करूंगा नया नाम दिया मैंने पोटेंशियल वर्किंग आवर्स, वो टाइम जिसमें काम हो सकता था काम नहीं हो पाया। अभी गलती किसकी मैनेजमेंट की कि उन्होंने मिस्टर ए को ज्वाइन करते टाइम को देना चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए था, जब भी आप छोड़ के जाओगे कितने दिन का नोटिस दोगे, 5 दिन का, 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, यदि नोटिस देके जाते वैसे प्रॉब्लम आप क्या बता सकते हैं। अब जितनी बड़ी कंपनी होगी वहां क्या करते हैं, वो 2 महीने का नोटिस सकते हैं हटाते टाइम और मतलब यदि आप जाना चाहते हैं तो भी 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा, और यदि हम टाइम जाते छोड़ के उसको भी कितना महीने का देना पड़ेगा 2 महीने, किसी जगह 1 महीने का, किसी जगह 15, किसी जगह होता ही नहीं। वर्कर छुट्टी पे चला गया, क्यों चला गया खाली तो रहेगी, तभी मान लो अचानक वर्कर की तबीयत खराब हो गई, एक दिन हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उस केस में भी वो टाइम वेस्ट हो गया, उसके लिए नया वर्कर बोल सकता हूं मैं पोटेंशियल वर्किंग आवर्स चलेगा। जितनी देर फैक्ट्री में वर्कर नहीं था लॉस हो गया पोटेंशियल वर्किंग आवर्स। अब यहाँ पे ऐसे केस में आपको करना चाहिए यदि आप यहाँ पे फैक्ट्री में 10 वर्कर काम करें तो आपको एक वर्कर एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि आप कोई भी वर्कर अचानक छुट्टी पे जा सकता है, तबीयत खराब हो सकती है उस केस में, फिर वो डिपेंड करता है कि वर्कर परमानेंट है टेम्परेरी है, यदि परमानेंट है तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, ये सारी चीजें। उस केस में लीव भी अलाउ होती है, ये 1 महीने में 25 दिन है वर्किंग, ओके 30 दिन है मान के चलते, वर्किंग डेज कितने होते हैं 25 डेज या 26 24 डिपेंड करता है कि आप कितनी छुट्टी अलाउ करते हो उसको। मान लीजिए 1 महीने में नॉर्मल वर्किंग डेज होगा 30, नॉर्मल का मतलब टोटल कितने 30, उसमें से हमने कितने अलाउ करते हैं 25, 25 में से हमने 3 दिन की छुट्टी अलाउ करके तबीयत खराब होने के लिए, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, उसके पैसे किसके देंगे हमारे 25 दिन के देंगे, कहते सैलरी 1 महीने की 30 दिन के देंगे, पैसे होते किसके 25 दिन के, और एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं पूरे 30 दिन के पैसे दें, ताकि वर्कर को ये ना लगे कि 5 दिन मैंने फैक्ट्री में काम नहीं किया आगे उसके पैसे नहीं मिले, वो भी टेंशन में रहता है। तो हमेशा को क्या बोलना चाहिए कि सैलरी तेरे को मिलेगी किसकी 30 दिन की, और एम्प्लॉय को मिलने का सोच चलता है कि मैं आपको 30 दिन का पैसे नहीं दे रहा 25 दिन के पैसे दे रहा हूं, सोच का फर्क होता है, ठीक है ना। मान लो मैं 30,000 दे रहा हूं तो
30,000 कितने दिन के लिए 25 दिन के लिए। तो मेरे लिए एक दिन की लेबर कॉस्ट कितनी आ गई 30,000 डिवाइड बाई 25 आ गई 1200 आ गई। तो एम्प्लॉय का सोचने का तरीका अलग है, एम्प्लॉय का सोचने का तरीका अलग है। एम्प्लॉय कहता है लोगों से मैंने 30 दिन काम किया, एम्प्लॉय कहता है हमारे काम कितने दिन होते हैं 25 दिन। तो सोच का फर्क होता है। वर्कर को कभी भी एहसास नहीं दिलाते कि तुमने 25 दिन काम किया, उसे हम क्या कहते हैं बड़ा मेहनत, तुमने कितने दिन काम किया 30 दिन काम किया। ठीक है, क्योंकि उसके मन में जरा सा भी आ गया कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन 5 दिन के पैसे नहीं करी, तो दूसरी जगह जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा। उसको लगेगा दूसरी कंपनी तो 30 दिन के पैसे देती है, ये 25 दिन के देता है, उसको हमेशा पहले क्या समझा देते हैं पूरे 30 दिन के पैसे दे। तो देखो बनाने का तरीका होता है सबका अपना। हाँ नोट करिए सारी चीजें। चलो यहाँ से आगे अब लेबर टर्नओवर रेट पहला केस क्या था अपना, यहाँ पे दो है ना पॉइंट ए और पॉइंट बी। लेबर टर्नओवर रेट हमें निकालना है किसमें परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब क्या है कि कितने परसेंट लोग हमारी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं, कितने परसेंट लोगों ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया, टोटल कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। तो तीन बात होगी ना, पहला कितने लोग चले गए मैं उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो उसका नाम लग दिया सेपरेशन मेथड। नाम लग दिया सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है अलग होना, हटना। किससे हटना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हटना, हटने वाला छोड़ देना। ठीक है, सेपरेट होकर अलग होकर छोड़ देना। तो लेबर टर्नओवर रेट मैं निकाल रहा हूं कौन से मेथड से, सेपरेशन मेथड। और इस मेथड में मैं आपको क्या बताऊंगा कि टोटल वर्कर जो थे हमारी फैक्ट्री में से उतने कितने, उसमें से कितने परसेंट वर्कर हमारी फैक्ट्री को छोड़कर चले, मतलब 1000 वर्कर थे टोटल और उसमें से 10 चले गए या 100 चले गए। तो 100 वर्कर चले गए कितने में से, 1000 में से कितने परसेंट 10%। 100 वर्कर चले गए 1000 में से कितने परसेंट चले गए 10%। नए वर्कर हमने अपॉइंट कर दिए 150, तो कितने परसेंट अपॉइंट कर दिया हमने 15%। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे सारी चीजें समझनी पड़ेगी आपको 2 मिनट में। देखो रिप्लेसमेंट का मतलब है हमारी फैक्ट्री के अंदर जो जगह खाली थी उस जगह नए वर्कर को क्या कर दिया हमने अपॉइंट कर दिया। आप कैसे समझे, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड और उनके यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग फैक्ट्री थी, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री का जहाँ पे काम पहले से चल रहा है। अब वो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए एक न्यू फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं। न्यू फैक्ट्री का सेटअप किया क्यों, और एक्सपेंशन बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अच्छा तो न्यू फैक्ट्री का सेटअप करेंगे तो वहां पर आपको नई मशीन लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब हम न्यू मशीन लगाएंगे तो क्या पहले से यहाँ पे न्यू मशीन थी, बोला भाई जल्दी से, हमने मशीन बना दी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये जो फैक्ट्री के अंदर मशीन है वो पहले से थी या नहीं थी, पर आगे न्यू मशीन परचेस की। अब जब नई मशीन परचेस करोगे तो न्यू वर्कर पहली बार अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ जो न्यू वर्कर आएंगे, मतलब पहला वर्कर है ए, दूसरा वर्कर है बी, तीसरा वर्कर कौन है सी, 3 नए वर्कर हमने अपॉइंट कर दिए। तो क्या इन 3 वर्कर को हम रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं, हाँ या ना, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई वर्कर काम कर ही नहीं रहा था, क्योंकि मशीन तो खरीदी गई है। अभी खरीदी, अब यहाँ पर बहुत सारी मशीन थी, तो बहुत सारी मशीन थी हमारे पास पहले से, जहाँ पे काम पहले से चल रहा है। इस मशीन पे जो वर्कर काम कर रहा था उसका नाम था पी। इस मशीन पे जो वर्कर काम कर रहा था क्यों, ऐसा, ये सारे वर्कर यहाँ पे काम कर रहे थे। अब इसमें से आर वर्कर को एक नई कंपनी में वाई लिमिटेड में जॉब मिल गई, क्या करेगा वो, छोड़ के चला जाएगा। तो इस मशीन पे जो वर्कर आ काम कर रहा था क्या वो अब आगे काम करेगा, तो यहाँ पे वैकेंसी राइज होगी। इसी तरीके से टी वर्कर को जेट लिमिटेड में काम मिल गया, ये भी जॉब छोड़ के हमारे यहाँ से चला गया, यहाँ पर भी क्या होगी वैकेंसी राइज होगी। इसका मतलब आर वर्कर और टी वर्कर के बदले में यदि मैं कोई नया वर्कर अपॉइंट करता हूँ, कोई नया वर्कर अपॉइंट करता हूँ, तो ऐसे में मैंने क्या किया, आर के बदले में एक नया वर्कर अपॉइंट किया मैंने एक्स, और टी वर्कर के बदले में एक नया वर्कर अपॉइंट किया जेड। कर दो वाई लिखो, तुम्हारे मन की बात करते हैं, वाई लिखते हैं, खुश हो जाओगे ठीक है ना, मेरी सुन ली समझ। तो ये जो एक्स और वाई है ये क्या माना जाएगा, ये रिप्लेसमेंट माना जाएगा। रिप्लेसमेंट क्या होता है, जब नए वर्कर को पुराने वर्कर के जाने की वजह से कुछ जगह खाली हो गई उसको फिल करना चाहते हैं, तो पुराने वर्कर के जॉब के छोड़ने की वजह से मशीन खाली हो गई, वैकेंसी राइज हो गई, ऐसे में हमने क्या किया नया वर्कर अपॉइंट किया। तो जो नए वर्कर आते हैं वो क्या माना जाता है, बदली माना जाता है, बदली को क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट। लेकिन यहाँ तो मशीन पहली बार खरीदी गई है, कोई वर्कर पहले काम नहीं कर रहा था, तो या तो न्यू वर्कर अपॉइंट करें। तो ये कौन से वर्कर माने जाएंगे, एबीसी। एबीसी को क्या करोगे रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, न्यू वर्कर ड्यू टू एक्सपेंशन कहेंगे, क्या कहेंगे आप, न्यू वर्कर ड्यू टू एक्सपेंशन। अब 2 तो रिप्लेसमेंट हो गए, अब 3 क्या हो गए न्यू वर्कर ड्यू टू एक्सपेंशन। तो टोटल वर्कर हमारी कंपनी में कितने हैं 5 है ना, बट रिप्लेसमेंट कितना माना जाएगा 2 माना जाएगा, समझ में आ रही बात। अच्छा इन 2 3 को क्या कहते हैं मिलाकर, वो तो मुझे भी पता है 2 + 3 5 का क्या नाम देंगे, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। ठीक है, आर एन जे का मतलब होगा रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। इस रिक्रूटेड एंड ज्वाइन में से यदि मैं रिप्लेसमेंट हटा दूं, रिप्लेसमेंट हटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, न्यू वर्कर ड्यू टू एक्सपेंशन आ जाएगा। बस समझ आ रही है, तो नोट करना है तो कर लो। कोई दिक्कत इसमें, देखिए जितनी जल्दी चार्ट आपको समझ में आएगा, डायग्राम जो मैंने बनाया क्वेश्चन करना आप लोग ना आसान होगा। सारा खेल है रिक्रूटेड एंड ज्वाइन को डिवाइड करना चाहिए आपको। रिक्रूटेड एंड ज्वाइन मतलब टोटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, कितने रिप्लेसमेंट वाले और कितने एक्सपेंशन वाले। यदि आपको एक्सपेंशन पता चल जाए तो बचा हुआ क्या आएगा, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट पता चल जाए तो बचा हुआ क्या आएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। और यदि रिप्लेसमेंट एक्सपेंशन देखा तो दोनों को जोड़कर निकाल सकते हो, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन निकाल सकते हो।
ये लोग करते हैं, हो गया चलो जी। काम की बात जो थी वो ये थी, तो सेपरेशन का मतलब क्लियर हो गया। कितने लोग आपको छोड़कर चले गए? अब छोड़ के जाने के दो तरीके होते हैं, या तो अपनी मर्जी से चले जाते हैं या फिर आप निकाल देते हैं। अच्छा अपनी मर्जी से जाएगा आप निकाल दें, जा तो रही है ना दोनों केस में। मतलब आपकी कंपनी में 1000 का काम करे थे, उसमें से 10 अपनी मर्जी से चले गए और 40 को हमने निकाल दिया, तो चले कितने गए? 50। तो इसमें सेपरेशन कितना हो गया? 50 का। तो लेफ्ट का मतलब हो गया 10, डिस्चार्ज का मतलब हो गया 40। लेफ्ट वाला अपनी मर्जी से डालें, डिस्चार्ज करना हम निकाल दें, दोनों को इसमें मिला के कितना हो गया? 50। 50 को करेंगे वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज कितने में से? 1000 में से। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 5% आ गया। तो ये कह सकते हैं 5% वर्कर हमारे यहाँ से जा चुके हैं। अब उसमें दो वजह सकती थी जाने की, या तो कोई छोड़ के चले गए या हमने निकाल दिया। रिप्लेसमेंट मेथड, अब 50 लोग तो चले गए हमारे यहाँ से, 50 जगह खाली होगी। अब 50 में से हमने 40 नए लोगों को भर्ती कर लिया, वो 40 का रिप्लेस हो गए। तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस अगेंस्ट वैकेंसी, जाना रिप्लेस का माना जाता है जब कोई वैकेंसी आई और वैकेंसी कब आती है? पुरानी मशीन वाली, ना कि नई मशीन, क्योंकि नई मशीन तो पहली बार आज यूज होगी, तो उसके वर्कर भी चाहिए, नया वर्कर अपॉइंट करना चाहिए। आज पहली बार नई मशीन पे काम हो रहा है, वो एक्सपेंशन है, कल से वो मशीन चलेगी, पुरानी हो जाएगी। तो फिर वो पहले तो 5 कितनी मशीन थी हमारे पास एग्जाम्पल में? 5 और 3 कितनी हुई? तो कल से कितनी मशीन रहेगी? पुरानी 8 हो जाएगी और नई कोई भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपसे यदि क्वेश्चन कहते हैं कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो आपसे आंसर कौन सा मांगे, जाने का या सेपरेशन मेथड। रिप्लेस अगेंस्ट वैकेंसी का मतलब रिप्लेसमेंट। फ्लेक्स में दोनों चीज आती है, फ्लेक्स का टोटल फ्लक्चुएशन कितना है, फ्लेक्स में क्या करना है, टोटल फ्लक्चुएशन कितना, कितने परसेंट लोग चले गए प्लस कितने परसेंट लोग आ गए, सबको कर दो ऐड कर दो। अभी जो फ्लक्स है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना बाकी है, पहले आप नोट कर लीजिए आराम से। एक एग्जाम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हो गया सबका?
रिक्रूटेड का मतलब होता है बिजनेस को ज्वाइन करना। अब बिजनेस को ज्वाइन करने की दो वजह होती है, या तो जगह पहले से खाली थी वो, या फिर नया। मतलब बिजनेस को ज्वाइन करने को रिक्रूटेड करते हैं, इसलिए बोला था रिक्रूटेड है। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 22 में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आपके पास है 1000, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज है 50, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन कितने 150, रिप्लेस कितने 25, 150 में से 25 रिप्लेस है, तो बाकी 125 वो वर्कर है जो बिजनेस के एक्सपेंशन की वजह से आपने नया अपॉइंट किया। लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड आ गया आपके पास, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100 इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 1000 इनटू 100 इक्वल टू 5%। ऐसे सेकंड केस में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100 मतलब कि 2.5%। अब पॉइंट याद है कि जब मेरे को फ्लैक्स का आंसर देना है तो फ्लैक्स में इस 125 को शामिल करूं या ना करूं, नहीं करता तो 7.5% आंसर आता है, करता हूं तो 20% आता है। तो हम अपने मैनेजमेंट को दोनों आंसर लिख देंगे फ्लैक्स के, कि भाई एक्सपेंशन का देना चाहते हैं, एक्सपेंशन को नहीं देना चाहते। तो तीसरा आंसर जब आपने निकाला लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड यानी एक्सक्लूडिंग न्यू वर्कर्स ड्यू टू एक्सपेंशन। और दूसरा केस कौन सा है, इंक्लूडिंग क्या करेगा, एक लेफ्ट हैंड चार्ज देना प्लस रिप्लेस देना डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर करो इनटू, तो लेफ्ट हैंड चार्ज है 50, रिप्लेस कितने 25, एवरेज कितने इनटू 100 7.5%। अच्छा यदि इंक्लूड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड चार्ज प्लस रिप्लेस प्लस न्यू वर्कर डिवाइडेड बाय, तो 50 प्लस 25 प्लस। अच्छा चीज और आपको सुनाते हैं, इन दोनों आंसर में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, तो न्यू वर्कर का डिफरेंस कितने परसेंट है, 12.5% है। मुझे 22 क्वेश्चन को दिक्कत, एग्जाम में आपको दोनों करने यदि तो मेंशन ना कर पाओ, ठीक है ना। बोलो 22 क्वेश्चन को दिक्कत किसी को हो गया, सब ध्यान रखो करिए। अब जिन्होंने 22 क्वेश्चन कर लिया उनके लिए अगले दो क्वेश्चन है 23 एंड 24, 23 नंबर 24 नंबर। मुझे भी समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट। कंपनी लेबर टर्नओवर रेट निकाल चुकी है, हैज कंप्यूटेड ऑन कैलकुलेट किया जा चुका है, मतलब कि आपको लेबर टर्नओवर रेट नहीं निकालना, तो रेट नहीं निकालना इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं इन फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ वर्कर यूज करते हैं कहीं ना कहीं वो वर्कर्स निकालने पड़ेंगे। यदि परसेंटेज रखी है तो क्वेश्चन में बस गया वर्कर्स निकालना होगा, यदि वर्कर्स रखे होते हैं फिर क्या निकालते हैं परसेंटेज। 22 नंबर में वर्कर्स रखे थे परसेंटेज निकालिए, 23 नंबर में क्या देखा परसेंटेज रखी है, तो कहीं ना कहीं आपका मिसिंग आइटम क्या होगी, वर्कर, दो चीजें होती हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है सबने, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 23, 23 में आपके पास में लेबर टर्नओवर रेट जो है सबसे पहले 10%, 5% और 3%। जो पहला आंसर है वो कौन सा मेथड से था, फ्लेक्स मेथड से, दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड से, और तीसरा आपका किससे, कितने कितने परसेंट है 10%। अच्छा मैं खाली इन दोनों का टोटल करता हूँ तो वो भी तो कौन सा आंसर आता है, फ्लेक्स याद है, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन का टोटल भी क्या आता है फ्लेक्स, और ये भी फ्लेक्स है। तो समझ ये 8% है ये 10% है, तो ये जो 8% है लोअर वैल्यू है, तो लोअर का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन है, और यदि ये वैल्यू 8% से ज्यादा है तो उसका इसके अंदर इंक्लूडिंग न्यू वर्कर्स ड्यू टू एक्सपेंशन है। ये तो मतलब हुआ, किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बना तो फ्लक्स रिप्लेसमेंट सेपरेशन तीनों की परसेंटेज ली थी, थोड़ा सा अपना माइंड यूज किया हमने, ज्यादा नहीं करना से थोड़ा सा, ठीक। इन दोनों का टोटल कितना है 8, ये भी फ्लक्स आता है और ऊपर से तक दे रखा है, और दोनों फ्लक्स का आंसर अलग अलग है, तो दो फ्लक्स का आंसर अलग अलग आते हैं जब एक्सपेंशन वाला पॉइंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाता है। तो एक जगह 10 है एक जगह 8 है, तो समझिए 2% का डिफरेंस है, ये तो 2% का डिफरेंस आया है, तो 2% का डिफरेंस क्या शो कर रहा है, ये 2% क्या है, ये न्यू वर्कर्स है, तो आपके बिजनेस में नई मशीन के आने की एक्सपेंशन की वजह से आपने नए वर्कर को पॉइंट किया। अब आगे देखो क्या लिखा है, एक तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30, मतलब जो नंबर ऑफ वर्कर्स आपने रिप्लेस किए हैं उनकी परसेंटेज तो 5 है और वर्कर कितने 30। तो सबसे पहले लेबर टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड से मैं निकालता तो कैसे निकालता, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस
का यदि परसेंटेज लिखी हुई है तो इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 5% भी लिख देते हैं और यहाँ पे इंटू 100 भी कर देते हैं। तो परसेंटेज या 100 एक चीज लिखनी है, या तो खाली 5 लिखो तो मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना है, और यदि 5% लिखते हो तो फिर 100 लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई ना? एवरेज वर्कर निकाल सकते हैं इसमें। तो एवरेज वर्कर कितने आ गए देखिए, 30 डिवाइड बाई 5%, क्या कहते हो 600। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इस क्वेश्चन में नहीं थे, वो आपने निकाल लिया। इस क्वेश्चन में दो तरीके के पॉइंट आते हैं परसेंटेज में, या तो परसेंटेज निकालो तो वर्कर देखे होंगे, यदि परसेंटेज आपको देखिए तो फिर कहेंगे वर्कर्स निकालने में, और यदि वर्कर्स देखे तो कहेंगे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज आपसे मांग रहे हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन आपसे कहते हैं वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। रिक्रूटेड एंड ज्वाइन में क्या क्या चीज आती है? रिक्रूटेड एंड ज्वाइन में क्या क्या चीज आती है बता सकते हो? वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन में क्या क्या चीज आती है? वर्कर रिप्लेस अगेंस्ट वैकेंसी प्लस वर्कर्स रिक्रूटेड ड्यू टू एक्सपेंशन, वर्कर्स रिक्रूटेड ड्यू टू एक्सपेंशन। अब आप एक बात बताइए, रिप्लेस तो पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कितना 30, और वर्कर रिक्रूटेड ड्यू टू एक्सपेंशन कितने परसेंट है? 2% है। कितने वर्कर को आपने बिजनेस में एक्सपेंशन की वजह से रखा है? 2%। अभी 2% किसका निकालोगे? 600 वर्कर का। तो जब भी कोई परसेंटेज निकालते हो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? जब भी कोई परसेंटेज निकालते हो उसका बेस क्या होता है? एवरेज नंबर वर्कर होते हैं। तो परसेंटेज को वर्कर से, यदि मेरे को वर्कर्स निकालने, नंबर वर्कर्स निकालने, तो परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवरेज नंबर वर्कर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इस पैसे समझो ना। अभी 5% मैंने कैसे निकाला आपके सामने? 5% निकालने के लिए 30 को 600 से क्या किया? डिवाइड किया। तो यदि मुझे 30 निकालना होता तो मैं 600 को 5% से क्या करता? मल्टीप्लाई करता ना। तो माइंड पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, तो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से सोचो। यदि परसेंटेज रहती है तो परसेंटेज निकाली किससे होगी? परसेंटेज किससे निकाली होगी? किससे डिवाइड करके निकाली होगी? तो यदि मुझे वर्कर्स ढूंढने हैं तो एवरेज वर्कर को परसेंटेज से क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो। तो कितना आएगा? 30 प्लस 12 इक्वल टू 42। अच्छा अगला आंसर क्या पूछे आपसे? वर्कर्स लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज आपसे पूछे, तो वर्कर्स लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज कैसे निकालोगे? कितने परसेंट लोग चले गए? 3% लोग चले गए। 600 का 3% कितना हुआ? ठीक है, कई बच्चे डर के वाले पूछते हैं, लेकिन सर डांटना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं, आप अपने मन से पूछो कौन से पॉइंट डाउट है। इंक्लूडिंग न्यू वर्कर ड्यू टू एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा? ये जो फैक्ट्स है इसमें 5% और 3% तो है ही, ये 10% का ब्रेकअप देखो कैसे बना। 10 में 3% है सेपरेशन, 5% है रिप्लेसमेंट, तो बाकी का 2% है न्यू वर्कर। वो तो मैं समझा रहा था आपको। तो मेथड के अनुसार निकाला फ्लैक्स 10% है, तो हम इस पैसे करो 600 का 10% कितना हुआ? 60। 60 में 3% क्या है? सेपरेशन, 5% क्या है? रिप्लेसमेंट 2% क्या है? न्यू वर्कर। चलो थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं। 10% निकालो किसका? 600 का कितना है? अभी 60 वर्कर के अंदर क्या क्या शामिल है? सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और न्यू। सेपरेशन कितने परसेंट है? 3%। रिप्लेसमेंट कितने हैं? और न्यू वर्कर कितने हैं? ठीक है ना। तो 600 का 3% कितना हुआ? 600 का 3% 18, 600 का 5% 30, और 600 का 2% 12। इस 18 को क्या करोगे? लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज, इसको क्या करोगे? रिप्लेस, और इसको क्या करोगे? न्यू वर्कर। और इन दोनों के टोटल को क्या करोगे? रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। तो यदि आपसे रिक्रूटेड एंड ज्वाइन निकालने को कहते हैं पहले पार्ट में, तो सीधा सीधा 5% और 2% मिलाकर कितना आ गया? तो 7% निकाल दो किसका? कितना रहेगा? 42 करा देगा। और यदि आपको खाली लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज निकालना है तो वो 3% है 600 का। कोई दिक्कत? मैं फ्लक्स का तो 10% है, वो 3 चीजों का समय ना। 3% सेपरेशन है, 5% रिप्लेसमेंट है, 2% न्यू आ गया। अभी 2% कहां से? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि 3% और 5% तो गिरा क्वेश्चन है आपको, तो 2 बैलेंसिंग फिगर आ गया। जैसे मर्जी समझ लो, यानी पहले वाला तरीका लिखिए। देखिए भाई साहब ने बहुत जबरदस्त पॉइंट पूछ दिया। इन्होंने कहा कि फ्लक्स फंक्शन आपको दे रखा है तो पता कैसे चलेगा इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है? तो उसके लिए आपको पहले इन दोनों का टोटल करके देखना पड़ेगा। यदि इन दोनों का टोटल इसके बराबर आ गया तो वो एक्सक्लूडिंग हो गया, और यदि ये ज्यादा है और ये कम है तो डिफरेंस होगा, वो क्या रहेगा? न्यू वर्कर हो जाएगा, इंक्लूडिंग हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स का जो आंसर क्वेश्चन में दे रखा होगा उसे आपको कंपेयर करना है रिप्लेसमेंट और सेपरेशन के टोटल से। अब ये 10% है और ये 8% है, तो 10% 8% से 10 ज्यादा होता है यार, 10% 8% से ज्यादा कम क्यों कह रहे हो? ठीक है, तो 10% 8% से ज्यादा है, इसका मतलब 2% ज्यादा है, वो 2% क्या बन गया? और यदि मान लो यहाँ क्वेश्चन 8 लिखा होता और ये भी 8 बन रहा है, तो फिर मैं मान के चलता कि बिजनेस में न्यू एक्सपेंशन मतलब बिजनेस एक्सपेंशन होगा नहीं, जरूर थोड़ी एक्सपेंशन होगा। सेपरेशन रिप्लेसमेंट रेगुलर बेसिस होते हैं, एक्सपेंशन कभी कभी होते हैं। तो समझना भी कैसे पता चलेगा इंक्लूडिंग है कि नहीं? जो फ्लक्स की परसेंटेज रखी होगी उसको कंपेयर करना है किसी रिप्लेसमेंट और सेपरेशन के टोटल से। यदि बराबर है इसका नो एक्सपेंशन, और यदि फ्लक्स का आंसर रिप्लेसमेंट और सेपरेशन के टोटल से ज्यादा है तो जितना ज्यादा वो वर्कर आएगा, एक्सपेंशन आएगा। ठीक है ना? तो 23 क्वेश्चन में कोई भी डाउट? वैसे तो मैंने टाइम पास के लिए इतना सब कुछ लिखा, शॉर्टकट तरीका तो ये था आपके लिए। टोटल 10% ही 10%
को मैंने डिवाइड करके 3 पार्ट में, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और न्यू में। अब 600 का 3% हो गया लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज, 5% हो गया रिप्लेस और बाकी का 2% हो गया 600 का 12 न्यू वर्कर। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज कितने को 18, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन पूछे तो दोनों को जोड़ के कितना बोलोगे? यानी अब जिन लोगों को 23 समझ में आ चुका है 24 क्वेश्चन को खुद करना है। देखिए 24 क्वेश्चन शुरू करते हैं। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ आदर्श लिमिटेड कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2000, 20%, 10%, 6% फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और देते हैं सेपरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें क्या देता है, लेबर टर्नओवर रेट्स गिवन है। कौन कौन सा? फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन। यानी परसेंटेज है 20%, फिर दूसरा कितना है 10% और तीसरा कितना है 6%। इन दोनों का टोटल कितना है 16%। और ये 16% भी क्या है फ्लक्स आता है। ये जो फ्लक्स है वो एक्सक्लूडिंग होता है। अब मैंने कंपेयर किया ये 20% है जो कि 4% ज्यादा है, तो 4% आपके पास क्या बन गया न्यू वर्कर्स ड्यू टू एक्सपेंशन आ गया आपके लिए। तो जब कभी भी फ्लक्स का आंसर रिप्लेसमेंट और सेपरेशन के टोटल से ज्यादा दिखाई दे तो जितना ज्यादा दिखाई देगा वो सारा का सारा क्या बन जाएगा एक्सपेंशन बन जाएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, यानी लेबर टर्नओवर रेट क्वेश्चन में आपके पास में क्या देखा है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस रखे हैं 80, यानी नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस यानी 10% आपके पास है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस और नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस क्वांटिटी में 80 है। इसे एवरेज वर्कर पता चल जाएंगे आपको। क्या कहते हो कितना लिखूं, एवरेज वर्कर हो गए 80 डिवाइड बाय 10%, मतलब कि 800 वर्कर। क्वेश्चन को सिंपल बनाने का तरीका क्या देखिए, 800 वर्कर मेरे टोटल है, 800 में से 6% यदि मैं निकालता हूं तो क्या निकलेगा 6% निकालूंगा तो क्या निकलेगा लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज निकलेगा। 10% यदि निकालूंगा तो रिप्लेस निकलेगा और यदि मैं 4% निकालता हूं तो न्यू वर्कर आता है। तो 800 का 6% 48, 800 का 10% 80 और 800 का 4% 32। अब क्वेश्चन में देखते क्या करेंगे, इन्होंने चीज आपसे मांगी है आंसर देंगे। तो पहला आंसर इन्होंने मांगा लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज, तो लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज कितना है 6%, तो किसका 800 का, तो 800 का 6% कितना हो गया 48 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब कि 800 वर्कर का मैंने निकाला 6%, मतलब कि 48 वर्कर तो चले गए। अच्छा, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन पूछा, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन में क्या क्या है, वर्कर्स रिप्लेस प्लस ड्यू टू, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही थे। और ये कितना है 800 का 4%, तो 80 वर्कर प्लस 100। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए लेबर टर्नओवर का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको दो वैरायटी के क्वेश्चन बताते करने। पहला वैरायटी का परसेंटेज निकालना है या परसेंटेज से क्या निकालना है वर्कर निकालना है, और दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन है कि यदि किसी कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर है तो उसमें कहीं ना कहीं समय की बर्बादी होती है, मटेरियल की वेस्टेज होती है, प्रोडक्शन कम होता है, जिससे कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है। तो कंपनी जानना चाहती है कि लेबर टर्नओवर की वजह से हमारा कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ या कितना प्रॉफिट कम हो गया। एक ही बात है, प्रॉफिट का कम होना या प्रॉफिट का नुकसान होना, एक ही बात मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि लेबर टर्नओवर की वजह से कंपनी को कितने रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, मतलब प्रॉफिट कितना कम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25, जिसमें लिखा हुआ है योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपीरियंसिंग हाई लेबर टर्नओवर, मतलब 25 नंबर क्वेश्चन की बात चल रही है। Your organization is experiencing a high labor turnover in recent years, and management would like to submit a report on the loss suffered by the company due to labor turnover। मतलब यहाँ पे आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसको उस रिपोर्ट में आपको बताना है कंपनी को
कि हाई लेबर टर्नओवर की वजह से कंपनी को कितने रुपए का लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट की कमी हुई है। फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फॉर योर कंसिडरेशन। सेल आपके पास है 600 लाख की, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 150 लाख का, डायरेक्ट लेबर कितनी है 48 लाख रुपए, और यहाँ पे लिखा है 4,80,000 मैन आवर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि फैक्ट्री में वर्कर को 48 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, कितने घंटे के लिए 4,80,000। अब 4,80,000 घंटे काम करेंगे तो भी 48 लाख रुपए मिल रहे हैं, और 4,80,000 घंटे से कम काम करेंगे तो भी कितना है 48 लाख। इसका मतलब है ये 4,80,000 कौन से घंटे हैं, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स या एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन का मतलब है जिस समय का पैसा मिलता है, काम करो या ना करो। यदि 4,80,000 घंटे के 48 लाख रुपए मिल रहे हैं, 4,80,000 का एक्चुअल टाइम टेकन होगा। अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस 60 लाख के, फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 80 लाख का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़ना आपने। डायरेक्ट मैन आवर्स, डायरेक्ट मैन आवर्स कितने क्वेश्चन है 4,80,000 घंटे, इंक्लूड उसमें शामिल है 9,000 मैन आवर्स स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, ओनली 50% ऑफ इट वाज प्रोडक्टिव। क्या मतलब इसका, कहते जो 4,80,000 घंटे वर्कर फैक्ट्री में आए थे काम करने के, उसमें से 9,000 घंटे वर्कर को हमने ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट में लगा दिया, और उसमें से 50% 4,500 घंटे उन्होंने काम किया, और बाकी 4,500 घंटे काम नहीं किया। इसका मतलब 4,80,000 घंटे में 4,500 घंटे काम नहीं हुआ, ये तो मतलब अनप्रोडक्टिव हो गए। फर्दर इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर 12,000 मैन आवर्स और पोटेंशियल वर्क्स कुड नॉट बी अवेल्ड बिकॉज़ ऑफ डिले रिप्लेसमेंट। कहते हैं इन 4,80,000 घंटे के अलावा 12,000 घंटे और काम किया जा सकता था, जो नहीं करवाया जा सका क्योंकि वर्कर को टाइम पर रिप्लेस नहीं किया गया। तो मेरा क्वेश्चन ये कि 4,80,000 घंटे में क्या ये 12,000 घंटे शामिल है या नहीं है, बोलो भाई। हाँ या ना के बाद में क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा पूरा। हाँ, कितने लोग कहते हैं कि 4,80,000 घंटे में 12,000 घंटे शामिल है, तो है सब यहाँ पे क्लास में, तो ये माना जाए फिर नहीं है, कंफ्यूज हो गया। सोचो 4,80,000 घंटे वो जिसके पैसे में दे रहा हूँ, और 12,000 घंटे पोटेंशियल जिसके मैं पैसे नहीं देता, तो क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। तो सामने 12,000 घंटे 4,80 में शामिल, ये तो मैं कहना चाहता हूँ 4,80 के मैं पैसे दे रहा हूँ और 12 के पैसे नहीं दे रहा, तो फिर 12 अलग हो गए 4,80 अलग हो गए ना, तो दो चीज अलग हो गई, शामिल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम कितना आपके पास में 4,80,000 प्लस 12, 4,92,000 घंटे थे, 4,92,000 घंटे थे, जिसमें से 4,80 के लिए वर्कर को पैसे दिए जा रहे हैं, 12,000 घंटे के लिए वर्कर को पैसे नहीं दिए जा रहे। तो आपके पास में दो पार्टीशन होगा, केस दो बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, विद हाई लेबर टर्नओवर। जब कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर था तो हमें उस समय की कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी क्या थी, और दूसरा केस क्या बनेगा, नो हाई लेबर। जब कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर नहीं थी तब का केस था, ठीक है ना। तो हाई लेबर टर्नओवर में हम किसे कंसीडर नहीं करेंगे, किसे कंसीडर नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग पोटेंशियल वर्किंग आवर्स। हाँ, पोटेंशियल वर्किंग आवर्स हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हाई लेबर टर्नओवर के अंदर ये वो वर्किंग आवर्स है जिसमें वर्कर ही अवेलेबल नहीं थे। तो इन 12,000 घंटों के क्या आपको लेबर के पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यदि हाई लेबर टर्नओवर ना होती तो, यदि हाई लेबर टर्नओवर ना होती तो क्या वर्कर जॉब को छोड़ के जाते, तो क्या मशीन खाली रहती, तो समय ये 12,000 घंटे का काम होता होता नहीं होता। तो फिर मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक्सक्लूडिंग की जगह बेटर वर्क क्या लिखें, इग्नोर, और यहाँ पे क्या लिखें, कंसीडर। हाँ जी, पोटेंशियल वर्किंग आवर्स को हाई लेबर टर्नओवर में कंसीडर करें। जब हाई लेबर टर्नओवर था तो 12,000 घंटे वाले काम वही, तो वही नहीं है, तो 12,000 घंटे की कोई लेबर कॉस्ट नहीं जाएगी, इसलिए 12,000 घंटे की लेबर कॉस्ट को क्या करना है, इग्नोर करना है। लेकिन जब हाई लेबर टर्नओवर थी नहीं, मतलब नॉर्मल तरीके से काम करता था, वर्कर जॉब छोड़ के जा नहीं रहे थे, तो ऐसे केस में जब वर्कर जॉब छोड़ के गई नहीं तो मशीन कभी खाली हुई नहीं, और जब खाली नहीं हुई तो 12,000 घंटों में भी वर्कर ने काम किया होगा, तो मुझे 12,000 घंटों की लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो 12,000 घंटों की लेबर कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में। तो 12,000 घंटे की लेबर कॉस्ट कब देनी पड़ेगी और कब नहीं देनी पड़ेगी, ये आपको अपने आप से पूछना है। तो जवाब दे सकते हैं कब देनी कब नहीं देनी, जब वर्कर जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे तो उन 12,000 घंटों में भी काम होगा, और जब काम होगा तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब जब लेबर टर्नओवर नहीं होगी, जब लेबर टर्नओवर नहीं होगी, इसका मतलब वर्कर काम कर रहे हैं तो पैसे भी देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे को क्या कहते हैं, कंसीडर। और जब हाई लेबर टर्नओवर होगी तो वर्कर जॉब छोड़ के चले जाएंगे, मशीन खाली रहेगी, 12,000 घंटे काम क्यों नहीं हुआ, वर्कर नहीं था, जब वर्कर नहीं था तो उसके पैसे भी नहीं देंगे, तो क्या करना है, इग्नोर करना है, मतलब नॉट कंसीडर कर दो। बात समझ आ गई थी, चलिए। देखो सबसे पहले इस समय जब हाई लेबर टर्नओवर था तो उस समय प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे आपके, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्टिव मैन आवर्स, टोटल मैन आवर्स कितने थे 4,80,000, और उसमें से अनप्रोडक्टिव कितना होगा, अनप्रोडक्टिव को हम क्या कह सकते हैं, जो कितना है 9,000 का 50%, 4,75,000। इसका जब कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर थी तो उसने वर्कर को पैसे दिए गए हैं 4,80,000 घंटे के, लेकिन वर्कर से काम कितने घंटे का दिया गया, 4,75,500। समझ आ गया। आईटी टाइम में हमेशा पैसे दिए जाते हैं ज़्यादा देर और काम क्या होता है कम। आईटी टाइम के केस में हमेशा क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं ज़्यादा देर के और काम क्या होता है कम होता है। तो प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब है वो समय जिसमें आपकी फैक्ट्री में वर्कर ने काम किया, प्रोडक्शन हुआ, मतलब जितनी देर प्रोडक्शन हुआ वो टाइम कितना है 4,75,500, लेकिन जितनी देर के पैसे गए वर्कर के पास वो कितने 4,80। अच्छा दूसरा केस, यदि हाई लेबर टर्नओवर ना हो तो फिर उस केस में आपके कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स कितने रहेंगे, प्रोडक्टिव एक मिनट, प्रोडक्टिव मैन आवर्स जब हाई लेबर टर्नओवर थी, फिर हाई लेबर टर्नओवर कितना था 4,75,500, इतना 4,75,500। अब इसमें से ये तो मैंने 4,500 घंटे माइनस किए अनप्रोडक्टिव के नाम से, वो वापस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हाई लेबर टर्नओवर नहीं होगा, नो का मतलब नहीं होगा, जब समझाता हूं पहले समझो, फिर लिखने लगे, और लिखने को बोलता तो समझ से आपने क्या पढ़ा, साथ साथ चलना है, एक स्टेप भी पीछे होगा हमारा आगे बढ़ जाएगी।
केस में वर्कर फैक्ट्री में कितनी देर के लिए आए थे? 84 इसमें से 9000 घंटे वर्कर को ट्रेनिंग देने में लगा और ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने प्रोडक्शन किया कितने परसेंट? 50%। तो कितनी देर नहीं किया? 50% नहीं किया। 50% किया तो 50%, तो जो 50% नहीं किया वो मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उसका मतलब जब लेबर जब हाई लेबर टर्नओवर थी उस दौरान हमारी फैक्ट्री में कितने घंटे काम हुआ? 4,75,500। अब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या समझ रहे हैं कि यदि सर हमारे यहाँ पे हाई लेबर टर्नओवर ना होती तो 4,75,500 घंटे तो पहले से काम हो जाता, वो तो हो गया होगा। प्लस जो आपका अनप्रोडक्टिव था वो भी तो हम क्या करेंगे? सेव करेंगे ना। सेव अनप्रोडक्टिव आज कितने? सेव का मतलब समझ आ गया? जो समय खराब हो रहा था वो खराब होने से क्या लेगा, और जो भी खराब होने से बच जाती है वो ठीक हो जाती है, और ठीक होने में टाइम का आपका बढ़ेगा। प्लस पोटेंशियल कितने? ये 12,000 घंटे जो वर्कर के जाने से काम नहीं हो पा रहा था उसमें भी तो काम होगा ना। तो आपकी फैक्ट्री में काम कितनी बार होगा? 3 बार होगा। 4,75,500 तो पहले से काम हो जाता है, वो तो आगे होगा। जो 4,500 घंटे अनप्रोडक्टिव हो रहे थे वर्कर को ट्रेनिंग देने के सेव हो जाएंगे, वो भी काम होगा। 12,000 घंटे जो वर्कर ना होने के निकाल रहे थे वो भी 12,000 घंटे काम होगा, क्योंकि वर्कर जाएंगे नहीं तो काम करेंगे तो प्रोडक्टिव रहेगा। कितना देगा? तो प्रोडक्टिव आवर्स विदाउट हाई लेबर कोई दिक्कत इसमें? हाँ, कोई समय काम नहीं हुआ तो कोई जा नहीं रहा तो कोई समय काम नहीं हो रहा, कोई समय काम नहीं हो रहा, सभी टाइम में काम हुआ। 100% 100% कितना हुआ? 4,500। और जो खराब हो रहा था सबको करा दिया, ऐड कर दिया ना। नो का मतलब कुछ खराब नहीं हुआ, तो जो खराब हो रहा था सबको वापस करा दिया, ऐड कर दिया। तो यदि कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर होगी तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री में काम कितने घंटे होगा? 4,75,500। और यदि हाई लेबर टर्नओवर नहीं होगा तो आपकी फैक्ट्री में काम कितनी देर हो सकता था? 4 लाख बनने। मेरा क्वेश्चन आपसे, काम कितनी देर हुआ एक्चुअल में? 4,75,500 हो सकता था 4 बनने। अब तो सोचो 4,75,500 में प्रोडक्शन क्या होगी काम, और 4 बनने में तो यदि दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो तो मेरे लिए क्या होगा? लॉस होगा। क्योंकि 4,75,500 में मान लो मैंने 1000 यूनिट बनाई तो 4,92 में 1000 से कम थी तो सेल भी ज्यादा थी, मेटेरियल कॉस्ट भी ज्यादा लगता, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा लगती, ओवरहेड कॉस्ट भी ज्यादा लगता, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट भी तो कितना ज्यादा होता वही मुझे आंसर निकालना है। जो मुझे नहीं मिल पाया, मिल सकता था, मिल नहीं पाया। ढूंढना पहले इतनी जल्दी मिलेगा। यानी नोट कर लीजिए फटाफट से। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या काम करना है। एक बात बताइए, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में रखी है सेल 600 लाख, मटेरियल 150 लाख, ये इन्फॉर्मेशन कौन से केस के? केस 1 के केस 2 के? केस 1 की। कैसे पता लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4,80,000 घंटे का 48 लाख रुपए देने, उसका 40 में क्या शामिल नहीं है? 12,000 घंटे, और 12,000 घंटे शामिल ना होने का मतलब केस कौन सा हुआ? हाई लेबर टर्नओवर का केस हुआ। इसका मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कब की रहती है? जब कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर चल रहा था। और आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए? जब हाई लेबर टर्नओवर ना हो। तो आपको 2 बार का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एक बार का प्रॉफिट जब हाई लेबर टर्नओवर था और एक बार जब नहीं था, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? आपका आंसर होगा जो आपको चाहिए, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो बनाए क्वेश्चन पेपर और आगे बढ़ने से क्या लिखा है? The cost incurred due to separation and replacement amounted to rupees 1 lakh। क्या मतलब इसका? कहते जब बिजनेस में हाई लेबर टर्नओवर था तो पुराने वर्कर बिजनेस को छोड़ के जा रहे थे और नए वर्कर बिजनेस आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कितने रुपए बढ़ी। तो ये 1 लाख का खर्चा कौन से केस में होगा, कौन से नहीं होगा? केस 1 में होगा और केस 2 में नहीं होगा, क्योंकि वर्कर जॉब छोड़ के जाएंगे नहीं केस 2 में, तो फिर खर्चा भी नहीं होगा। तो हाई लेबर टर्नओवर में आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए क्या रहेगा? कम हो जाएगा। खर्चा बढ़े ना, खर्चा बढ़ने का प्रॉफिट का कम होना। तो कौन से केस में आपका 1 लाख का प्रॉफिट और कम हो जाएगा? विद हाई लेबर टर्नओवर, क्योंकि इसी केस में 1 लाख का खर्चा है, इस वाले केस में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। पहला केस क्या था? केस 1 विद हाई लेबर टर्नओवर। केस नंबर 2 क्या? नो हाई लेबर टर्नओवर। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी हो किसकी तरह केस 1 की। केस 1 में सेल कितनी थी आपकी? 600 लाख। इसमें से हमने माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपकी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 150 लाख। लेबर कॉस्ट कितनी है? और तो आपके पास में सेल में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करते हैं तो डिफरेंस को क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जब सेल में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट का नाम आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक उसी तरीके से सेल में से यदि खाली वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो डिफरेंस को क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। कितना लिखें? लेस फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में कितना है? 80 लाख रुपए। और सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो केवल काम पे आएगी हाई लेबर टर्नओवर। तो अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बताना कितना कितना
इसमें से माइनस कर दिया आपने, तो आंसर बुक में दिखाई दे रहा है मुझे, अभी 2 करोड़ 61 लाख। हाँ जी, 3 करोड़ 42 लाख है, ठीक है ना, जीरो की इंपॉर्टेंस समझे। हाँ जी, 3 करोड़ 42 लाख में से हमने माइनस किया 81 लाख रुपए, तो आपके पास आया 261 लाख। अब जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में दिखाई नहीं कि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस आया। अच्छा, यहाँ पे क्या 1 लाख रुपए लिखना चाहिए सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट? नहीं। अच्छा, एक बात बताना, यहाँ तो मैंने वर्कर को लेबर कॉस्ट पे किया वो किसके लिए है? 4,80,000 घंटे की पे किया, और यहाँ पे मुझे लेबर कॉस्ट किसके लिए है? 4,92,000 घंटे की देनी है। तो आप बताओ कैसे निकालो? डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके पहले क्वेश्चन को समझो। 48 लाख रुपए मैंने वर्कर को पे किया कितने घंटे के, और यहाँ किसके देने? क्या करना चाहिए? 48 लाख को 84 से डिवाइड करो और 4 में से मल्टीप्लाई करो, तो वर्किंग नोट पे दिखा देते हैं। लेबर कॉस्ट कितनी आएगी? 48 लाख डिवाइड बाई 4,80,000 घंटे इंटू 4 लाख इक्वल टू 49,20,000। तो 49,20,000 पे मेरी लेबर कॉस्ट आ गई 4,92,000 घंटों की। तो दिक्कत इसमें, अब देखिए यहाँ मैंने लिखा 49,20,000। अब देखते कौन सा स्टूडेंट सही जवाब देता है। अगला क्वेश्चन ये कि तो सेल आपको दिखाई दे रही है, ये सेल कितने घंटे काम करने के बाद आपको मिली होगी? 4,80,000 घंटे या 4,75,500 घंटे या 4,92,000 घंटे या नन ऑफ द अबव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया ना इसका। 600 लाख रुपए की सेल आपको यहाँ पे कितने घंटे काम करने के बाद मिली होगी? 4,75,500। सही लगा सबको? सेल का मतलब प्रोडक्शन, सेल कब होगी? जब सामान बनेगा। सामान कब बनेगा? जब काम होगा। काम कितनी देर हुआ? लेकिन अब काम कितनी देर होगा? तो सेल वैल्यू कैसे निकालोगे? 600 लाख को 4,75,500 से करोगे और मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अच्छा, मटेरियल कब लगेगा? वर्कर के आने पर या वर्कर के काम करने पर? काम करने पर। तो ये भी 4,75,500 का होगा, और निकालना किसका है? मतलब कभी भी कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन हो किससे डिवाइड करना किससे मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सोचो कि जो चीज रखी है वो किसकी रखी है और किसकी निकालनी है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब है पावर कॉस्ट, मशीन का बिजली का बिल। तो मशीन वर्कर के आने पे मशीन का खर्च आएगा काम करने पर, उसका ये भी। पहले आप ये बताओ कि मैं यहाँ पे चीज आपको समझाना चाहता हूँ, वो क्लियर हो गया? क्या समझाना चाहता था? ये जो वैल्यूज आपको दे रखी थी वो किस टाइम की थी, ये पता चल गया तो क्वेश्चन समझना आपका आसान होगा, समझ में आ गया आपको। रिपीट करना है, चलिए आगे। तो कैलकुलेशन कैसे करके दिखाओगे? यहाँ पे देखो सेल्स, मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड। हाँ जी, 600 लाख को डिवाइड करना है किससे? 4,75,500 से मल्टीप्लाई करना है किससे? चलो 19 बोलते हैं। तो मटेरियल कितने का था? 150 लाख का। हाँ जी, कितना लिखे? ठीक है कितना? अरे इसका 10% कर देना, 600 लाख है 60 लाख है तो 10% हो गया, 10 कर दिया मैंने। अभी सारी वैल्यू यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखो, प्रॉफिट निकाल दो कितना था देखो। फोटो में सब आया था। तो लेबर के केस में सर हमने 480 से डिवाइड किया और बाकी केस में हमने 4,75,500 से किया। इसकी वजह समझ आ रही थी सबको, क्योंकि लेबर के केस में आईडी टाइम पे भी पैसे जाते हैं, लेकिन मटेरियल के केस में, वेरिएबल ओवरहेड के केस में, सेल के केस में आईडी टाइम में काम नहीं हुआ। तो जब काम नहीं हुआ तो मटेरियल भी नहीं लगेगा, पावर भी नहीं लगेगी, प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो सेल भी नहीं होगी। यहाँ पे हमने कितना लिखा? 620, 820 कितना था? 19। यहाँ पे प्लस है 155, 20, 505 और यहाँ तक 62। चलो अब बताओ कितना लिखूं? देखो चेक कर लो कैलकुलेशन जो मैंने लिखी है, मैच कर निकल जाती। लॉस सफर्ड बाय द कंपनी ड्यू टू हाई लेबर टर्नओवर इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 13,33,312। मतलब आप प्रॉफिट कमा सकते थे इतना, लेकिन आपने कमाया कितना? इतना। तो जितना कमा सकते थे यदि उतना नहीं कमा पा रहे तो नुकसान हो गया ना। बोलो फिर कितना है? हाँ, ऊपर देखो सबसे पहले लिखा 620,82019 में से माइनस किया 155,20,505। मेरा तो ये आ रहा 354,333,112, ठीक है ना, -80, 273,333,112।
अच्छा ये आंसर जो मैंने निकाला 13,33,312, इसको दिखाने का कोई और तरीका भी है? 13,33,312 रुपए। अच्छा बात बताइए, क्या तो फिक्स कॉस्ट है? अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए क्या पूछना चाहता हूँ मैं। ये दो प्रॉफिट के बीच का आपने डिफरेंस निकाला 13,33,312, और इस प्रॉफिट के डिफरेंस को निकालने के लिए आपने फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर किया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या फिक्स कॉस्ट ने प्रॉफिट को घटाने और बढ़ाने में आपकी मदद की? यहाँ भी कितनी थी और यहाँ भी कितनी है? इसका ना तो प्रॉफिट आपका 80 लाख से बढ़ा, ना 80 लाख से घटा। यदि मैं 13,33,312 रुपए निकालने की बात कर रहा हूँ तो इस 80 लाख को मैं क्या कहूँगा? इररिलेवेंट कॉस्ट कहूँगा, इररिलेवेंट, जिसका कंपैरिजन से कोई लेना देना नहीं। तो यदि मैं 80 लाख कंसीडर करता हूँ तो भी मेरा दो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 13,33,312। और यदि मैं 80 लाख को कंसीडर ना करूँ तो भी जो दो प्रॉफिट आएंगे उसका डिफरेंस कितना आएगा? 13,33,312। मेरी बात समझो, 80 लाख को लेने पर ये दो प्रॉफिट आ रहे हैं जिसका डिफरेंस ये है, और यदि मैं 80 लाख को कंसीडर ना करूँ तो दोनों जगह 80 लाख ज्यादा रहेगा, तभी तो प्रॉफिट का डिफरेंस क्या आएगा? 13,33,300। तो सर 80 लाख के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो टाइम पास हो गया। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो दोनों लोग क्या करते हैं, हमेशा फोन करते हैं अपने दोस्तों को बुलाते हैं। ठीक है, तो आपने जिस दोस्त को बुलाया, आपके दोस्त जैसे आपका झगड़ा उसने भी उसी को बुला लिया, इससे नुकसान क्या हुआ? ये खुद ही लेना पड़ेगा, पहले भी खुद लगे थे आप भी खुद, क्योंकि दूसरा बंदा जिसको आपने बुलाया वो आपका भी दोस्त है, और जिससे आपका झगड़ा था उसने भी उसी बंदे को बुलाया। तो उसका मतलब आने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कैसे और बात कॉल करने में लगा जो टाइम लगा वेस्ट हो गया आपका। तो कभी भी किसी से झगड़ा करो और किसी को बुलाते हो तो पहले पूछ लेना सामने वाली पार्टी को जानता नहीं जानता, समझ में? यदि जानता है तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल लॉस हो गया ना, तो कॉम्प्रोमाइज करेगा, कॉम्प्रोमाइज करने को मैं नहीं, या तो खुद पिटेंगे या दूसरे को पिटेंगे। ये अप्रोच हमारी सुन एग्जांपल थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब कोई चीज न्यूट्रल होती है, कॉमन होती है, तो डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट नहीं डालती, तो ऐसी कॉस्ट हम क्या करते हैं? इररिलेवेंट कॉस्ट। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी कॉस्ट कंपैरिजन के पॉइंट से इररिलेवेंट कॉस्ट है, तो आपका आंसर क्या मानेगा? फिक्स कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड ओवर 80 लाख। तो फिर रेलेवेंट अमाउंट क्या है? हमें इसी आंसर को लिखने का दूसरा तरीका बताता हूं आपको। 13,33,312 रुपए का डिफरेंस निकालने के लिए मैं एक तो इसको कंपेयर करूंगा और एक इसको कंपेयर करूंगा। मैंने देखा हाई लेवल टर्नओवर की वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन जो 35,43,33,312 हो सकता था, ठीक है ना, ये जो अमाउंट था 3,54,33,312 रुपए का हो सकता था, की जगह कितने 3,42 लाख, इसका मेरा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हाई लेवल टर्नओवर की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी आंसर को लिखने का प्रेजेंटेशन दूसरा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू हाई लेवल टर्नओवर। इसी आंसर को प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है? मैंने कहा हाई लेवल टर्नओवर की वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन 3,42 लाख रुपए है, जो हो सकता था 3,54,33,312, इसका मेरा कंट्रीब्यूशन कितना कम हो गया? तो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन 3,54,33,312 में से माइनस किया 42 लाख रुपए, कितना रहेगा? 12,33,312। अच्छा, नुकसान एक तो कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से हुआ, और दूसरा इंक्रीज इन सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1 लाख रुपए। यानी 13,33,312, 13,33,312। एक तो कमाई कम हो गई, ऊपर से खर्चा बढ़ गया। कमाई के कम होने से प्रॉफिट का नुकसान हुआ, और खर्चे के बढ़ने से भी तो प्रॉफिट का, तो दोनों नुकसान ही करे ना, तो दोनों को प्लस कर दिया। आप अपना आंसर ऐसे भी दिखा सकते थे और ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो दो ऑप्शन आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो वर्किंग नोट में डिफरेंस दिखा सकते थे ना। तो इस क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन के लिए तो ये प्रेजेंटेशन ज्यादा कर देगी आपने, जो मैंने आपके लिए कर रखी है। कोई दिक्कत? एक आपने नाम सुना होगा पहले, पीवी रेशो, सुना नहीं सुना? चलो आज के दिन अच्छा आपके लिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब पीवी रेशो ये बताता है कि जो कंट्रीब्यूशन आपने कमाया वो कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है। जैसे आपकी सेल 10 लाख रुपए और आपकी वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख रुपए, तो इसमें से आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? वैसे में आपका पीवी रेशो कितना देगा? 4 लाख रुपए डिवाइड बाय 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। एग्जांपल का केस 1, मान लो आपकी सेल तो 10 लाख की है, बट वेरिएबल कॉस्ट आपकी 5 लाख हो जाए, मतलब खर्चा खत्म हो जाए, तो आपका पीवी रेशो कितना होगा? मतलब पीवी रेशो जितना ज्यादा होगा कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख हो जाए तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाए। क्या समझना है इस एग्जांपल से कि पीवी रेशो जितना ज्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट उतना कम होगा और कंट्रीब्यूशन अमाउंट उतना ज्यादा होगा। आप क्या चाहते हो, पीवी रेशो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे कॉस्ट कम होती है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद बचा हुआ अमाउंट सारा का सारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अभी आपके सामने मैंने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस की थी, तभी तो मेरे पास आया था प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन के बढ़ने पर फिक्स कॉस्ट तो सेम है ना, कंट्रीब्यूशन के बढ़ने पर यदि फिक्स कॉस्ट सेम रहे तो प्रॉफिट क्या होता है? ज्यादा। तो बात को ध्यान से सुने, जितना कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन के बढ़ने से आपका प्रॉफिट होता है। बात मुझे तो सीधी बात एक बात समझ में आ गई कि जब किसी कंपनी का पीवी रेशो ज्यादा होता है तो मैं मान के चलता हूं कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। अगर उस कंपनी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात समझो, जो बच्चा एग्जाम में ज्यादा नंबर का पेपर अटेंड करके आता है तो मान के चलते नंबर भी जाएंगे ज्यादा और वो अच्छे नंबर से पास होगा। ये हमारी सोच होती है। अब कोई 40 नंबर का है तो उसके एग्जामिनेशन थोड़ी मान लूंगा। एग्जामिनेशन के लिए मुझे बच्चे से पहले पूछना पड़ेगा पेपर कितना रह गया, पता 60 नंबर का, तो भी मैंने कहूंगा उसके एग्जामिनेशन आएगी तो 100% सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पीवी रेशो हमेशा करनी चाहिए 100 की। मोर पीवी रेशो मींस मोर कंट्रीब्यूशन, मोर कंट्रीब्यूशन मींस मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कितना क्या होगा? अच्छा, यदि किसी क्वेश्चन में पीवी रेशो देखिए तो क्या मैं उससे कंट्रीब्यूशन का अमाउंट निकाल सकता हूं? यदि किसी क्वेश्चन में पीवी रेशो दे रखा हो, सेल दे रखा हो, तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं? कैसे? पीवी रेशो को सेल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यदि मेरी सेल 20 लाख है और मेरा पीवी रेशो 10% है तो 20 लाख का 10% 2 लाख। यदि 20% है तो 20 लाख का 20% 4 लाख। और यदि 30% है 6 लाख, 50% है 10 लाख, 70% है 14 लाख, 90% 18 लाख।
नॉट बी इक्वल टू 100%. इट मींस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 0 और विदाउट वेरिएबल कॉस्ट वो तो बन नहीं सकता ना. मतलब बिना मटेरियल बिना वर्कर के हाथ लगाए बिना मशीन के प्रोडक्ट बन जाए. ये तो चमत्कार होगा ना. मतलब मैं प्रोडक्ट भी यूज ना करूं, हाथ भी यूज ना करूं, बुक भी ना खोल के देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ये तो पॉसिबल नहीं. तो सर कौन सी रेशो 100% हो सकती है? पी रेशो. क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशो 100% हो सकती है? हां. खर्चा जितना आपकी सेल अपने ज्यादा है खर्चा वो पॉसिबल. तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो 100% हो सकती है. 100% से कम भी हो सकती है, 100% से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन पी रेशो 100% होती है. क्योंकि कुछ ना कुछ तो खर्चा को करना पड़ेगा. बिना खर्चा करे प्रोडक्ट बनेगा नहीं. बात समझ में आ गई? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वाले क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर. देखो 36 क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट आ गया. द मैनेजमेंट ऑफ सनशाइन लिमिटेड ठीक है सबको wants to have an idea of profit loss of Urban as a result of labor turnover last year. मतलब पहली लाइन में इन्होंने कंफर्म कर दिया कि सनशाइन लिमिटेड की जो मैनेजमेंट है वो जानना चाहते हैं ठीक है ना कि जो लास्ट ईयर हमें लेबर टर्नओवर की वजह से नुकसान हुआ वो कितना है. लास्ट ईयर सेल्स अकाउंटेड टू 66 लाख. अच्छा पिछले साल आपकी सेल कितनी थी? तो क्या इस साल की सेल आपकी 66 लाख होगी? तो ये एक बात बताइए, पिछले साल लेबर टर्नओवर था या इस साल है? पिछले साल. तो नुकसान कब हुआ होगा? पिछले साल. तो पिछले साल आपकी सेल है 66 लाख जिसका पी रेशो कितना है? तो साला 66 लाख का 20% करके मैं क्या कर सकता हूं? 13 लाख 20 हजार मेरा कंट्रीब्यूशन है पिछले साल का. तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर पे चलते हैं. हमने हेडिंग में लिखा लास्ट ईयर. लास्ट ईयर में सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है? सेल कितनी है? 66 लाख. और पी रेशो कितनी है? तो उसका मतलब कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर का कितना देगा? 13 लाख 20 हजार. कैसे निकाला? सेल्स मल्टीप्लाई बाई पी रेशो. मतलब कि 66 लाख का 20%. अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा. बड़े ध्यान से पढ़ना है. द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क्ड बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 3.45 लाख. क्या मतलब है? ये 3,45,000 घंटे या 3,45,000 रुपए? हाँ भाई लेबर फोर्स वाला लेबर का टाइम. तो उसका एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? एक्चुअल टाइम टेकन आपके पास है 3,45,000 घंटे. As a result of the delays by the personal department in filling vacancy due to labor turnover, 75,000 potential productive hours वन लॉस. इसका अलग से पोटेंशियल आ सकते हैं. क्या ये 3,75,000 सॉरी क्या ये 3,45,000 में शामिल है 75? नहीं, क्योंकि एक्चुअल टाइम टेकन होता है जिसमें वर्कर काम करने के लिए आए थे और 75,000 वो घंटे जिसमें वर्कर थे ही नहीं तो काम नहीं हो पाया. आगे द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड. एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स थे 3,45,000 जिसमें शामिल है कितने? 30,000 घंटे. और वो 30,000 घंटे आपने यूज किए हैं एट्रिब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव. मतलब 3,45,000 घंटे के लिए वर्कर फैक्ट्री में काम करने आए थे, उसमें से 30,000 घंटे वर्कर को ट्रेनिंग देने में लगा दिया और उसका भी आधा अनप्रोडक्टिव है. तो अनप्रोडक्टिव कितना हो गया? तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने आ गए आपके? APH. अच्छा एक बात बताइए, हम इसे ऐसे कह सकते हैं ना 3,30,000 घंटे लास्ट ईयर काम हुआ था. कितने घंटों में से? 3,45,000 घंटों में. 3,45,000 घंटों में से 3,30,000 घंटे काम हुआ क्योंकि 15,000 घंटे वर्कर को ट्रेनिंग दी थी. ट्रेनिंग वैसे 30,000 घंटे दी थी तो उसमें से अनप्रोडक्टिव कितना हुआ? 15. तो मैं ये कह सकता हूँ लास्ट ईयर मैंने 13,20,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया कितने घंटे काम करके? 3,30,000. ऐसे क्यों बोला? 3,45 क्यों बोला मैंने? क्योंकि सेल कब होती है? काम करने के बाद. मतलब सेल काम करने वाले टाइम की है तो कंट्रीब्यूशन भी तो इतनी देर काम के वहां से होगी ना. तो 13,20,000 का कंट्रीब्यूशन हमने कमाया 3,30,000 घंटे काम करके तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना देगा? कंट्रीब्यूशन पर आवर हम कह सकते हैं 13,20,000 कंट्रीब्यूशन कमाया 3,30,000 घंटे काम करके. इसका एक घंटे में हमारी कमाई कितनी है? 4 रुपए. अच्छा बात समझना मेरे ध्यान से. एक घंटे काम करके हम 4 रुपए कमाते हैं. यदि मैं एक घंटे काम ना करूं तो 4 रुपए कमाया क्या होगा? नुकसान भी हो गया ना. काम करते हैं तो 4 रुपए मिलते हैं, काम ना करें तो 4 रुपए नुकसान हो गया. तो सर लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना है? 4 रुपए. काम करके 4 रुपए कमाते हुए वो काम में ना करूं तो 4 रुपए का मुझे क्या देगा? लॉस हो जाएगा ना. बात समझो. तो मान लीजिए एक भिखारी रेड लाइट पे सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे बैठता है तो 10 घंटे में वो मान लीजिए 100 रुपए कमा लेता है. तो आप खुद बताइए एक घंटे की कितनी कमाई है? 10 रुपए. ठीक है ना. और हिंदुस्तान में तो आपने देखा सुबह से लेकर रात तक भीड़ बहुत होती है रेड लाइट पे. किसी भी टाइम पे चलेगा. ऐसा नहीं कि सुबह ज्यादा भीड़ कम है, हर टाइम पे भीड़ मिलती है. कुछ रेड लाइट पे ऐसे 10 रुपए हमेशा रहती है. तो वो भिखारी क्या सोचता है यार रोज 10 घंटे काम करके 100 रुपए कमा लेता हूं, उसका एक घंटे की मेरी कमाई कितनी है? 10 रुपए. 100 रुपए 10. आज उसका मानना है कि मैं 2 घंटे भीख ना मांगू उस रेड लाइट पे जाके तो क्या होगा? 20 रुपए की कमाई कम हो जाएगी. सिंपल सी बात है ना. वही बात यहाँ पर भी है कि वर्कर ने 1 घंटे कम काम किया तो सिर्फ 4 रुपए कम लेंगे. मतलब कंपनी की कमाई 4 रुपए करेगी कम हो जाएगी ना. कंट्रीब्यूशन तो कंपनी का ना. यदि वर्कर 1 घंटे कम काम करेगा तो कंपनी की कमाई भी तो 1 घंटे में जो हो सकती है वो नहीं हो पाएगी ना. समझ आ गई सबको? आगे देखो क्या लिखा. And cost incurred consequent on labor turnover revealed on the analysis of the following. Point number 5 separation and replacement cost. लेबर टर्नओवर की वजह से जो कॉस्ट आती है वो कौन सी कॉस्ट आती है? सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट का मतलब है वर्कर को हटाने के भी पैसे देने पड़ते हैं और नए वर्कर को लगाने के भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो भी खर्च आता है. हटाने पे मुआवजा भी देना पड़ता है, तो भी पैसे देने पड़ते हैं. तो खर्चों के नाम इन्होंने बता रखे. सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग. किसी को हटाओगे मान लो आपने 2 महीने का नोटिस दिया तो पैसे तो देना आपके. रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट सबको टोटल कितना आएगा? 27,420 प्लस 18,725 प्लस 12,750 प्लस इक्वल टू 70. इसका लेबर टर्नओवर होने की वजह से पिछले साल आपकी सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना पड़ेगी जिसकी वजह से 75,000 का प्रॉफिट पिछले साल क्या हो गया? कम हो गया. अब
अभी मुझसे पूछ रही पिछले साल आपका नुकसान कितना हुआ, उसको निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो मैं कंपेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाऊं पिछले साल के साल की, जो मुझे क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन प्लस इंक्रीज इन सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा क्या जा रहा है। चलो आगे चलते हैं। एज्यूमिंग दैट, ये लाइन बहुत काम की है। एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट द प्रिवेलिंग प्राइस। मान के चलिए कि जो पोटेंशियल वर्किंग आवर्स से क्वेश्चन में 75,000 घंटे उनमें काम लिया जा सकता था वर्कर से, तो यदि काम लिया जा सकता था तो उतने घंटे काम होता, उतने घंटे का कितना कंट्रीब्यूशन मिलता 4 के हिसाब से 3 लाख मिलता, बट नहीं मिल पाया। Assuming that the potential production loss due to labor turnover could have been sold at the prevailing price. बैंक का समझ में आ गया। 75,000 घंटे यदि लेबर टर्नओवर ना होता तो काम होता, बराबर 4 रुपए कमाई होती, जो नहीं हो पाई तो कितना रुपए का नुकसान हो गया, 3 लाख का नुकसान हो गया। Ascertain the profit lost last year on account of labor turnover। तो इसका मतलब मुझे जो नुकसान बताना है वो कौन सी आपका बताना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन। अच्छा, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन में लॉस हर एक घंटे में मैं कितने रुपए कमा सकता हूँ। अब कितने घंटे में काम नहीं कर पाया, 75,000 घंटे, ठीक है। और एक क्या था, एक ये भी तो था 15,000 घंटे, पर 15,000 घंटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ जी, लॉस्ट आवर्स इस क्वेश्चन में कितनी बार है, 2 बार। पहला तो हो गया अनप्रोडक्टिव, जो कि कितना है, और दूसरा पोटेंशियल आवर्स 70। आपको जो नुकसान बताना है वो किसका बताना है, पोटेंशियल का या टोटल का या अनप्रोडक्टिव का, किसका बोले, पोटेंशियल का। इस क्वेश्चन में मैं 3 आंसर निकाल सकता था, या तो मैं लॉस केवल किसका लेता, या लॉस केवल किसका लेता, या फिर किसका लेता, क्वेश्चन में किसका बोले, 75 का बोले, तो 75,000 घंटे लेने। यदि वो कहते टोटल का बताओ तो फिर मैं 75 की जगह किससे मल्टीप्लाई करता, 90 से। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ, 3 लाख रुपए तो मेरा कंट्रीब्यूशन का नुकसान हुआ, प्लस सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी मुझे करनी पड़ी लास्ट ईयर। तो समझ पिछले साल मेरी कमाई कितने रुपए कम हुई थी, 3,75,000। कोई दिक्कत है इसमें, फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ जी, 36 क्वेश्चन में डाउट है किसी को, नोट कर लिया था। सिमिलर क्वेश्चन है 37 जो आपके लिए होमवर्क है, कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास, जो लास्ट क्लास होगी लेवल उसमें कंप्लीट होगा।
Delivery.